हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है भारत अनुरागी और मैं आ चुका हूं आपके सामने एक बहुत ही स्पेशल मैराथन सीरीज़ लेकर। ये सीरीज़ सभी बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ध्यान दे लो, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसमें आपका मैं एनसीईआरटी का पार्ट 1 पूरा रिवीजन करवाने वाला हूँ। भाई लोगों को विश्वास नहीं होता, ये देखो, ये आपकी एनसीईआरटी है और एनसीईआरटी का पूरा पार्ट 1, एनसीईआरटी का पूरा पार्ट 1, वो भी शॉर्ट में, मतलब बिना आपका टाइम खोटी किए मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा कि इस पूरे टाइम 1 को हम, इस पूरे पार्ट 1 को हम कम से कम टाइम में ख़त्म कर दें। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये पूरा स्पेशल सीरीज़ पसंद आएगी। मतलब पार्ट 1 एक वीडियो के अंदर 8 चैप्टर्स, 8 चैप्टर्स इतनी जल्दी जल्दी सर क्या करवाओगे। तो बेटा बस तैयार हो जाओ, पार्ट 1 पूरा कवर करवाने के लिए तैयार हूँ। उससे पहले ज़रा मैं आपको बता देता हूँ, ये बेनिफिट उनको देगा जिन्होंने एक बार पहले पढ़ रखा है। जो बच्चे पहली दफ़ा आए हैं पढ़ने के लिए, जिन्होंने अभी तक किताब नहीं खोली है, तो अगर बीच में कुछ चीज़ें आपको समझ में ना आए तो प्लीज़ यार ये मत बोलना कि सर आपने अपनी तरफ से मेहनत नहीं की। मैं यहाँ पर उन बच्चों के लिए मेहनत कर रहा हूँ जो बच्चे ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हैं और जिनको चैप्टर पहले बहुत अच्छे से समझ में आ गए थे। बस अब प्रॉब्लम ये है कि वो चैप्टर दिमाग से निकल चुके हैं, वो दिमाग से निकल चुके हैं, तो जल्दी जल्दी वो रिवाइज करवाऊंगा। जैसे आप खुद पढ़ते, आपको खुद पढ़ते, बुक रीड करते बार बार, तो शायद आपको थोड़ा टाइम लग सकता था, इंटरेस्ट नहीं बनता। अब मैं आपको वो सारी चीज़ें याद दिलवाऊंगा, तो आपको सुनने में और देखने में रिवीजन भी हो जाएगा आपका, और आपको वो सारी चीज़ें पढ़ी हुई याद भी आ जाएंगी। तो मैं बिना किसी टाइम खोटी के शुरू करता हूँ, बिना किसी नौटंकी के। आई एम नॉट कैरी मिनाटी। तो यहाँ पर आपके सामने कुछ कंपनीज़ के एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये कुछ वर्ल्ड की टॉप कंपनीज़ हैं। अब हमें यही जानना है कि कोई भी बिजनेस इतने बड़े लेवल तक कैसे पहुंच सकता है। इतनी बड़ी बड़े लेवल, बिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनियां, कई देशों के बराबर इनकी जीडीपी है। तो कोई भी एक देश इतने बड़े लेवल पर कैसे पहुंच सकता है? ओनली बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट, ओनली बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट। भाई साहब, मैनेजमेंट एक इकलौती ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आप इस छोटे सी लेवल से बड़े लेवल तक यहाँ पहुँच सकते हो। एक छोटे से बिजनेस को एक बड़े लेवल तक ले जा सकते हो, बड़ी बड़ी संस्थाओं को आराम से रन कर सकते हो, ओनली विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के बारे में हमें पूरी बुक में पढ़ना है। पार्ट 1 क्या पार्ट 2 भी पूरा मैनेजमेंट के ऊपर ही बेस्ड है। और पहला चैप्टर तो आपका बेस्ड है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का बेसिक देखेंगे इस पूरे चैप्टर में। ये आपके लर्निंग कॉन्टेंट्स है इस चैप्टर में। मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट, मीनिंग, फीचर्स, इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन। उसके बाद मैनेजमेंट एज एन आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये वो टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में, देख लीजिए आप लोग। तो आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। ये चैप्टर नंबर 1 के लर्निंग कंटेंट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। मैं वो चीज़ें कवर नहीं करूँगा जो सिलेबस से कट चुकी हैं। वो सारे टॉपिक जो सिलेबस से कट चुके हैं मैं उनको कवर नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उन्हीं को कवर कर रहा हूँ जो अब इस बार हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। हाँ, तो पहला टॉपिक आपके सामने, सबसे पहले टॉपिक है बिजनेस को चैप्टर ही स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आपसे कोई पूछे भैया बताओ मैनेजर कौन होता है, तो आपने देखा है ना ज़िंदगी में कभी मैनेजर कि नहीं देखे हो? कई बार देखा होगा भाई लोगों, अपने आप को याद ना होगा। बैंक गए होगे तो बैंक में एक मैनेजर दिखा होगा, ऐसे ना समझिए उसको। अच्छा, होटल भी गए, होटल में एक मैनेजर दिखा होगा आपको, होटल मैनेजर भी होता है। अच्छा, इनको कौन नहीं जानता भाई साहब, ये तो पूरे देश को चला रही है, ये भी तो एक मैनेजर ही है। तो भाई साहब, मैनेजर कौन होता है? जो बड़ी संस्था को रन कर रहा होता है, बड़ी संस्था को चला रहा होता है, उसके अंडर में बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, उसका कोई उद्देश्य होता है, जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वो बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर काम कर रहा होता है। ये व्यक्ति कौन होता है? मैनेजर होता है। मैनेजर से निकल कर आता है हमारा मैनेजमेंट। अब मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को बोला गया है, मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स एंड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हम अपने गोल्स को अचीव करते हैं विद इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, लेकिन काम दूसरों से करवाते हैं। अपने गोल को दूसरे के द्वारा अचीव करवाने की प्रोसेस, वो भी इस तरीके से कि टाइम और खर्चा कम से कम लगे। टाइम और खर्चा, टाइम, खर्चा, ये दोनों चीज़ें, मतलब इफेक्टिव भी रहे और एफिशिएंट भी रहे। कम से कम खर्चे और कम से कम टाइम में दूसरों के द्वारा अपने गोल्स को अचीव करवाने की प्रोसेस को मैनेजमेंट बोलते हैं। मैनेजमेंट की डेफिनेशन आप देखोगे अगर, तो कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट में आपको 2 तरह के कॉन्सेप्ट्स दिखेंगे। एक आपको ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट दिखेगा और एक आपको मॉडर्न कॉन्सेप्ट दिखेगा। पुरानी डेफिनेशन क्या बोलती थी मैनेजमेंट की? मैनेजमेंट सिर्फ एक आर्ट है, एक कला है अपने गोल को दूसरों से अचीव करवाने की। मॉडर्न डेफिनेशन क्या बोलती है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम अपने गोल्स को दूसरों के द्वारा अचीव करवाते हैं,
लेकिन कम से कम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके, उनको बेस्ट यूटिलाइज करके, और कम से कम टाइम, जो टाइम डिफाइन किया गया उतने टाइम के अंदर अपने गोल को अचीव कर लिया, तो डैट इज कॉल्ड परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा, एक एग्जाम्पल देता हूँ। आपको 12th में 90% मार्क्स अचीव करने हैं। अब वो 90% मार्क्स आपको कितने दिनों में अचीव करने हैं? 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में? तो भाई साहब, जो आपका बजट है, जिससे आपकी हैसियत है, उसी हिसाब से उतने लिमिट में आपको 1 साल के अंदर वो मार्क्स अचीव करने हैं। तो वो क्या होगा? इफेक्टिव हो गया। अब मैं इनके बारे में डिटेल में समझाऊंगा सभी चीज़ों को, फिर भी बता रहा हूँ। तो 1 साल के अंदर आपको 12th को अचीव करना है, तो यही तो होगा इफेक्टिव। 1 साल के अंदर टाइम लिमिट के अंदर गोल को अचीव करना, और खर्चा भी कम से कम आए। अब ऐसा नहीं है तुम करोड़ों रुपया उड़ा रहे हो कहीं पर भी। एग्जामिनेशन हॉल में गए, 2-4 बैग भर के नोटबुक की, हर एक एग्जामिनर को बोलो 1 गड्डी तू भी ले, 2 लाख तू पकड़, 2 लाख तू पकड़, मेरे को अलग से बिठाओ, चीटिंग का इंतजाम करो। ऐसा नहीं है। मतलब कम से कम टाइम, कम से कम बजट के अंदर अपने गोल को अचीव करना, वो भी क्या करना, कम से कम टाइम और कम से कम बजट के अंदर अपने गोल्स को अचीव करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट बोलते हैं। ये मॉडर्न डेफिनेशन थी। पहले क्या था? अपने गोल को दूसरे से अचीव करवाना, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिशनल डेफिनेशन। अभी इसको भी मैं डिटेल में आगे लेके चलूंगा। तो मैंने यहाँ पर देखो भैया, डेफिनेशन में 3 वर्ड्स को हाईलाइट किया था पीछे। हाईलाइट तो नहीं हुआ है, जहाँ पे कहाँ गया भैया? हाँ, ये रहा, यहाँ पर हाईलाइट है। 3 वर्ड्स जो मैंने हाईलाइट किए थे इंपॉर्टेंट: प्रोसेस, थिंग्स। थिंग्स को मैं यहीं पे बता देता हूँ। थिंग्स का मतलब है गोल, चीज़ें करना, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करना। तो प्रोसेस, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, इन तीनों वर्ड्स को डिटेल में बताने ले जा रहा हूँ। सबसे पहले आती है भैया प्रोसेस। प्रोसेस क्या होती है? प्रोसेस का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। हर स्टेप में बहुत सारी सीक्वेंस फॉलो करनी पड़ती, मतलब जब भी आप कोई काम करते हो तो भैया स्टेप बाय स्टेप काम करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है मुंह उठा के कुछ भी करना शुरू कर दिए। कभी घर में खाना वाना बनाए हो कि नहीं बनाए हो? क्यों लड़की हो जो लेक्चर देख रही हो, कभी किचन में जाके चाय बनाई है कि नहीं बनाई है? कभी किचन में जाके मैगी के अलावा कुछ बनाना चाहिए? अच्छा, मैगी सोच लो, मैगी बनाई, उसकी भी तो एक प्रोसेस होती है। हर काम को करने की एक निश्चित प्रोसेस होती है। ऐसा तो नहीं है ना कभी रोटी बनाने बैठे हो तो पहले आटा तवा पे छान लिया और तवा पे ही गूंद रहे हो, वहीं पे बना रहे हैं। उसकी भी स्टेप होती है ना, पहले आटा छानना पड़ता है, फिर बेलना, गूंदना पड़ता है, फिर बेलना, लोहे पेड़े बनाने पड़ते हैं, फिर लोई बनानी पड़ती है, मतलब फिर बेलना पड़ता है, फिर उसको बेलने के बाद क्या करते हैं, तवे पे रखते हैं, फिर अल्टा पल्टी करते हैं। मतलब हर काम को करने की एक प्रोसेस होती है। तो प्रोसेस मतलब क्या होता है? जिसमें बहुत सारे स्टेप्स हो। ऐसी एक्टिविटी जिसको करने में बहुत सारी स्टेप्स हो या बहुत सारे सीक्वेंस, सीरीज फॉलो करनी पड़े। अब मैनेजमेंट भी एक प्रोसेस है भैया, मैनेजमेंट भी प्रोसेस है। क्यों मैनेजमेंट प्रोसेस? क्योंकि इसमें भी फंक्शंस को हमें स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करने पड़ते हैं। मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ प्रोसेस, क्योंकि इसमें भी हमें सारे फंक्शन स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करने पड़ते हैं। सबसे पहले हमें प्लानिंग करनी पड़ती है, आपको पता ही है, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग और फिर कंट्रोलिंग। अब कोई बच्चे पूछे सर प्लान, इनका मतलब बताओ। देखो प्रोसेस मैंने बता दी ना, देखो कितनी अच्छे से बताई मैंने प्रोसेस। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग के बाद स्टाफिंग करते हैं, फिर डायरेक्टिंग करते हैं और फिर कंट्रोलिंग करते हैं। अच्छा, आपको अच्छे पूछेंगे सर इसका आप वो बताओ, इनके मतलब बताओ क्या होते हैं ये। देखो भैया, प्लानिंग का मतलब है थिंकिंग इन एडवांस, पहले से सोच के रखना हमारा गोल क्या है, हमारा गोल क्या है, कितने टाइम में हम गोल को अचीव करेंगे, किन लोगों को लगाएंगे हम अपने गोल को अचीव करने के लिए, और कैसे, बाय हुम, किन के द्वारा हम अपने गोल को अचीव करेंगे, ये कहलाता है प्लानिंग। फिर आता है ऑर्गेनाइजिंग। अब आपने देखो यार, फिर से उसको प्लानिंग पे ले चलता हूँ। आपने मान लो टारगेट सेट कर लिया, आपने मान लो टारगेट सेट कर लिया कि हमें इस साल 10 लाख रुपए प्रॉफिट कमाना है, 10 लाख रुपए कमाना है। तो कैसे कमाना है, कब कमाना है, कितने टाइम में कमाना है, और किन लोगों को लगाओगे अपने उस 10 लाख को कमाने के लिए, तो ये एक हिसाब से प्लानिंग करो। हर वो चीज़ जो पहले से ही सोच ली जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं? प्लानिंग बोलते हैं। प्लानिंग क्या करता है? एक ब्रिज की तरह काम करता है भैया। आज हम कहाँ पर खड़े हैं और फ्यूचर में कहाँ पर पहुँचने वाले हैं, आज हम कहाँ पर बैठे हैं और फ्यूचर में कहाँ तक पहुँचने वाले हैं, इस सब चीज़ों को डिसाइड करने का काम जो करता है वो हमारा प्लानिंग करता है। फिर आता है भैया हमारा ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? हर चीज़ को अरेंज करना सिस्टमेटिक ऑर्डर में, अरेंजिंग एवरीथिंग इन ए सिस्टमेटिक ऑर्डर। हर चीज़ भैया सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज कर दो। मतलब जब काम करने बैठोगे तब थोड़ी ना सारी चीज़ें इकट्ठी करते रहोगे, तब तो काम पे फोकस करोगे या चीज़ों को अरेंज करने पे फोकस करोगे। तो काम शुरू करने से पहले पहले सारी चीज़ें इकट्ठी कर लेते हैं कि नहीं करते हैं? अब कभी सब्जी बनानी होती है तो पहले सब्जी, तेल और जो भी उसमें सामग्री लगती है, जो भी इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, वो सब आप पहले से ही रख लेते हो कि नहीं रख लेते हो? ऐसा तो है नहीं है अब सब्जी बनाने बैठे हो, तेल डाल दिया कढ़ाई में, अरे यार टमाटर लाना भूल गए, जाओ बेटा बाजार से टमाटर लेकर, टमाटर डालो बेटा, यार हल्दी और ले आइयो बाजार बगल वाली दुकान से। ऐसा तो नहीं है ना। कोई भी काम करने से पहले हम सारी चीज़ों को पहले से अरेंज करके रख लेते हैं और बता भी देते तेरा ये काम है, तेरा ये काम है। तो हर चीज़ पहले से ही सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज कर लेना।
फिर चाहे वो इंसानों को मैनेज करने की बात हो, चाहे वो लोगों के किसी को भी मैनेज करने की, हर चीज़ को पहले से ही सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज कर लेना, वो ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। फिर आता है हमारा स्टाफिंग। अब लोगों चीज़ों को तो अरेंज कर लिया, अब लोग भी तो इकट्ठे करने पड़ेंगे, काम करने के लिए लोगों को भी तो ज़रूरत है, तो फिर हम स्टाफिंग करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, स्टाफिंग करते हैं। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है, फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। सही इंसान को सही काम के लिए सही क्वालिफिकेशन के साथ सही जॉब के लिए हायर करना, दैट इज कॉल्ड स्टाफिंग। फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, हैविंग राइट क्वालिफिकेशन, डूइंग द राइट जॉब एट द राइट टाइम। देख यार, जो बंदा जिस व्यक्ति में सक्षम होता है, मतलब कैपेबल होता है, उससे वही काम करवाया जाता है, और उस काम को करने के लिए उसी तरह का इंसान ढूंढा जाता है जिस तरह का रिक्वायरमेंट है। अब यार सीधी बात है, तुम्हें माली का काम करवाना है, माली समझते हो ना, गार्डनर, उसका काम करवाना है, तो उसके लिए कोई सीए थोड़ी ना हायर करोगे, वही देखोगे ना जिसको पौधों की देखभाल करना अच्छे से आती हो। अब माली के काम के लिए तुमने एक इंजीनियर, आईआईटी इंजीनियर हायर करके रखा है, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान कोई नहीं है। वो काम मात्र 3,000 5,000 रुपये में हो जा रहा, तो तुमने 50,000 का बंदा लगा रखा है, तो कोई काम का नहीं है। तो भैया फाइंडिंग द राइट पर्सन, आपके काम के लिए बेस्ट बंदा कौन सा हो सकता है, ये आपको ढूंढना है। उसके पास उतनी क्वालिफिकेशन भी हो, उसे उस काम को करना भी आता हो, और फिर उस व्यक्ति को हायर करने के बाद ऐसा मत करना जैसे आपके स्कूल के टीचर्स के साथ होता है। कॉमर्स के टीचर को सोशल पढ़ाने मत भेज देना, या फिर इंजीनियर को अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए मत बिठाते ना। मतलब जिस काम के लिए उसको हायर किया है, फिर उससे वही काम करवाओ ना, फालतू का कुछ भी करवा जा रहे हो। तो फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, हैविंग राइट क्वालिफिकेशन एंड डूइंग द राइट जॉब एट द राइट टाइम, बस यही स्टाफिंग रहता है। स्टाफिंग के बाद फिर एम्प्लॉयज़ को निर्देश दो, डायरेक्शन दो, वीर जवानों आगे बढ़ो। हमला करते हैं कि नहीं करते हैं? डायरेक्टिंग मीन्स इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज। डायरेक्टिंग का मतलब क्या है, इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना, इंस्पायर करना और मोटिवेट करना एम्प्लॉयज को, ताकि वो बेस्ट कैपेसिटी के साथ काम कर सके, ताकि वो अपनी पूरी एनर्जी लगा सके अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। उनको बार बार जोश जगाना पड़ता है, बताना पड़ता है, तब तो वो काम करेंगे, तो ये डायरेक्टिंग कहलाता है। और फिर मोटिवेट करना, अच्छा मोटिवेट करने के बाद फिर काम तो हो गया, काम चलेगा। आखिरी में बात आती है कंट्रोल करने की। फिर चलते हैं हम लोग कंट्रोल में क्या करते हैं हम लोग, एक्चुअल आउटपुट को प्लान्ड आउटपुट के साथ कंपेयर करते हैं। एक्चुअल में सेट किया था भैया, हमें 10 लाख रुपया कमाना है, भाई साहब बड़े शौक में कर लिए थे सेट, मेहनत की, विश्वास करिए कतई मेहनत की भाई ने गोल अचीव करने के लिए, लेकिन अचीव कर पाया सिर्फ 8 लाख रुपए। कहाँ पे गलती रह गई? पहले तो ये गोल था, ये एक्चुअल है, ये टारगेट था, ये एक्चुअल है, दोनों को कंपेयर किया तो कुछ डिफरेंस मिला। इस डिफरेंस को हम डिफरेंस नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेविएशन। कुछ डेविएशन मिला, और डेविएशन जो मिला वो मिला 2 लाख का। ये 2 लाख का डेविएशन आया तो क्यों आया, कहाँ से आया, इसी चीज़ को फाइंड करो। कंट्रोल करने का मतलब कंपेयर करो एक्चुअल आउटपुट को प्लान्ड आउटपुट के साथ, प्लान्ड आउटपुट को एक्चुअल के साथ कंपेयर करो, फिर डेविएशन फाइंड करो, फिर डिफरेंस फाइंड करो कि ये डेविएशन आया तो क्यों आया, और फिर कुछ एक्शन लो ताकि आगे से ऐसा ना हो, आगे से ऐसे डेविएशन ना आए। ये करना कहलाता है कंट्रोलिंग करना। ये क्या करता है, गैप खत्म कर देता है एक्चुअल और प्लान के बीच का। यही हमें ख़त्म करवाना पड़ता है ताकि आगे से हमारे गोल टाइम पर अचीव होते रहें, वो पूरा अचीव हो। ऐसा तो ना हो भैया कि कुछ सेट किए हैं और कुछ अचीव हो रहा है। प्लान करो, काम करो, चेक करो, फिर एक्ट करो। यही कहलाता है कंट्रोल करना। ये देखो मैंने क्या बताया, 5 फंक्शन बताए, यही प्रोसेस है भैया मैनेजमेंट की। अभी तो बताया था मैनेजमेंट क्या है, अभी तो बताया था कि मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है। अभी तो बताया था मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। अब वही प्रोसेस को मैंने समझा दिया। प्रोसेस का मतलब क्या है, सीक्वेंस में एक्टिविटीज़ को करना। अब सीक्वेंस क्या है, इनका मतलब भी बता दिया। तो यहाँ पर आपका 2 टॉपिक कवर हो गए। एक तो आपकी प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट आपसे कोई पूछे एग्जाम में तो वो भी आपका कवर हो गया, और कोई फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पूछे तो वो भी खत्म हो गया। प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट भी कंप्लीट हो गया और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट भी कंप्लीट हो गया। प्रोसेस में मैंने आप यही प्रोसेस है आपकी, यही प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, और यही मैनेजमेंट के फंक्शंस भी हैं। तो ये 2 टॉपिक हो गए। अब चलो अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक आता है हमारा, देखो भैया मैं थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ, बिल्कुल जिन बच्चों को डिटेल में पढ़ना है मैं फिर से बता देता हूँ।
जिनको इतनी स्पीड में समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आप पहले नहीं पढ़े हो, तो आप प्लीज़ मेरे डिटेल वीडियोस को देखिए, वहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा, मेरी गारंटी है। ठीक है ना। आज मैं सिर्फ रिवीजन करवा रहा हूँ। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट पे। मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? मैनेजमेंट सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट में जितने भी एक्टिविटीज़ की जाती हैं सब गोल को अचीव करने के लिए की जाती हैं। एक सुई से लेके जहाज तक जो भी खरीदा जाता है सब गोल को अचीव करने के लिए किया जाता है। एक माली से लेके इंजीनियर तक जो भी बंदा हायर किया जाता है वो भी गोल अचीव करने के लिए किया जाता है। हर एक एक्टिविटी जो मैनेजमेंट के अंदर होती है वो गोल अचीव करने के लिए होती है। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैनेजमेंट को बोला गया है मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। समझे? उसके बाद आता है मैनेजमेंट इज ए यूनिवर्सल फिनोमिना। ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट दुनिया में सिर्फ एक ही जगह पे फॉलो होता हो। मैनेजमेंट प्रिवेजिव है। आपकी कुछ बुक्स में प्रिवेजिव वर्ड का इस्तेमाल भी किया गया होगा। इसका मतलब है चाहे आप एक स्कूल चला रहे हो, चाहे आप एक हॉस्पिटल चला रहे हो, चाहे आप एक ऑफिस या बिजनेस चला रहे हो, फिर से समझ लो, चाहे आप एक ऑफिस में काम कर रहे हो, चाहे स्कूल में काम कर रहे हो, चाहे एक हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पे मैनेजमेंट होता नहीं। दुनिया के हर जगह पे मैनेजमेंट को फॉलो किया जाता है। इट इज़ एप्लीकेबल टू द होल वर्ल्ड। चाहे वो टॉप लेवल पे काम कर रहे हो आप, चाहे मिडिल लेवल पे काम कर रहे हो, चाहे सुपरवाइजरी लेवल पे काम कर रहे हो, चाहे आप इंडिया में काम कर रहे हो, चाहे यूएसए में काम कर रहे हो, चाहे चाइना में काम कर रहे हो। ओ माय गॉड, किसका नाम ले लिया, थू थू थू, पाकिस्तान में काम कर रहे हो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, चलो कोई बात नहीं। चलो, मैनेजमेंट हर जगह पर किया जाता है। उसके बाद आता है मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट क्या है? मल्टी डायमेंशनल है। मतलब मैनेजमेंट कोई एक एक्टिविटी नहीं है। मैनेजमेंट नॉट ए सिंगल एक्टिविटी। नो 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 नो, मैनेजमेंट में एक काम नहीं करने पड़ते। आप सोचो, आप लोग 12th क्लास में तो क्या एक ही सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं? ऐसे तो नहीं है ना। 5 सब्जेक्ट हैं, साथ में चलते हैं, 5 सब्जेक्ट को पैरेलली पढ़ना पड़ता है। ऐसा तो नहीं है बिजनेस पढ़ लेते हैं, बड़ा मज़ा आता है बिजनेस पढ़ने में, अगले साल बाकी सब्जेक्ट देख लेंगे, उसके अगले साल अगला सब्जेक्ट देख लेंगे। ऐसा नहीं ना, 5 को पैरेलली पढ़ना पड़ता है। वैसे ही मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट में जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उन्हें भी पैरेलली करना पड़ता है, इसलिए तो इसे मल्टी डायमेंशनल बोला जाता है। पैरेलली कौन कौन सी है? 3 एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं। एक मैनेजमेंट ऑफ वर्क, एक मैनेजमेंट ऑफ पीपल और एक मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ये पीपल का पीपल आ गया, और भाई पीपल नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस है। तो एक साथ 3 एक्टिविटीज़ को करना पड़ता है। सबसे पहला काम को मैनेज करना पड़ता है, लोगों को हैंडल करना पड़ता है। काम को मतलब अपने डेली लेन देन हैंडल करने पड़ते हैं, लोगों को हैंडल करना पड़ता है, और जो भी हमारा ऑपरेशंस है, जो भी लेन देन होते हैं उनको भी हैंडल करना। वर्क का मतलब जिस काम के लिए आपको एक्चुअली हायर किया गया है, जिस काम के लिए आपको एक्चुअली हायर किया गया है। जैसे सॉरी क्या बोलो, जिस काम के लिए आपने एक्चुअल में अपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया। जैसे स्कूल है एजुकेशन प्रोवाइड करवाने के लिए स्टार्ट किया है स्कूल, तो वो एजुकेशन प्रोवाइड करवाना। अगर कोई हॉस्पिटल है तो लोगों का ट्रीटमेंट करना, ये वर्क है। अब उन ट्रीटमेंट करने के लिए किन लोगों को लगाया जाएगा, किन डॉक्टर्स को लगाया जाएगा, किन नर्सेज को लगाया जाएगा, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। कौन सा सामान खरीदना पड़ेगा, कौन सा सामान बेचना पड़ेगा, कौन सी चीज़ें लानी पड़ेंगी, कौन सी चीज़ें देनी पड़ेंगी, सारे लेन देन, पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ पे खर्च करेगा, ये सब ऑपरेशंस में आता है। तो ये चीज़ें होती है, इसलिए मैनेजमेंट को सब चीज़ें एक साथ करनी पड़ती हैं, सब चीज़ों को एक साथ हैंडल करना पड़ता है, इसलिए मैनेजमेंट को मल्टी डायमेंशनल बोला जाता है। अब आता है मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि आज किया कल भूल गए, डेली परफॉर्म करना पड़ता है। एक ऐसा फंक्शन है जो डेली करना पड़ता है। सबसे पहले प्लानिंग करते हो, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग करते हो, ऑर्गेनाइजिंग के बाद स्टाफिंग करते हो, स्टाफिंग के बाद डायरेक्टिंग करते हो, डायरेक्टिंग के बाद कंट्रोलिंग करते हो, कंट्रोलिंग बाद फिर प्लानिंग करते हो नए गोल के लिए। तो ऐसा नहीं है कि एक बार करके बैठ जाओगे, एक बार बस करना पड़ेगा, हमेशा करना पड़ेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस प्रोसेस बोलते हैं। और ग्रुप एक्टिविटी ऐसा नहीं है ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एक व्यक्ति के द्वारा की गई एक्टिविटी हो, सब पूरी टीम को मिलकर काम करना पड़ता है। पूरी ऑर्गेनाइजेशन जब मिलकर काम करती है तब हमारे गोल अचीव होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बंदा सब काम कर गया तो गोल अचीव हो गया, नहीं भैया, ऐसा नहीं होता। फिर होता है मैनेजमेंट इज ए डायनामिक फंक्शन। हमेशा चेंज होता रहना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एक बार जैसा काम कर लिया जिंदगी भर वैसे ही करेंगे, हर बार अपने आप में चेंजेस लाने पड़ते हैं। जो समय के साथ बदला नहीं, समय ने उसे बदल दिया, और समय जिसको बदलता है बहुत बुरी तरह से मारता है। समय मतलब किसी इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ, टाइम की बात कर रहा हूँ। टाइम के साथ अपने आप को चेंज करना पड़ता है, अपने आप को नहीं, बिजनेस को भी चेंज करना पड़ता है। इसीलिए तो बोलते हैं मैनेजमेंट क्या है? एक डायनामिक फंक्शन है। टाइम के साथ साथ क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। अब ये एग्जाम्पल है आपके सामने, कोडैक और कोडैक कम कैमरा आज की डेट में कोई नहीं देखता। सबसे पहले दुनिया में यही कैमरा आए थे, इन्होंने टाइम के साथ खुद को नहीं बदला। इसका एक और एग्जाम्पल है नोकिया ने अपने आप को टाइम को नहीं बदला। इनटेंजिबल फंक्शन है।
मैनेजमेंट को ना तो छुआ जा सकता है ना देखा जा सकता है, सिर्फ इसको किया जा सकता है तो फील किया जा सकता है। मैनेजमेंट एक ऐसा फंक्शन है जिसको ना छुआ जा सकता है ना देखा जा सकता है, सिर्फ इसे फील किया जा सकता है। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे जहाँ पे मैनेजमेंट अच्छा हो रहा होगा आपको समझ में आ जाएगा, कोई भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे जहाँ पे मैनेजमेंट खराब हो रहा होगा वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये क्या है, इंटेंजिबल फंक्शन है। उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। क्यों हम मैनेजमेंट करते हैं, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या बताता है कि बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एम करता है बिजनेस की प्रॉस्पेरिटी पर और बिजनेस की ग्रोथ पर। बिजनेस को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो किया जाए, कैसे बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा बड़े लेवल पर लेके जाया जाए, ये इसके ऊपर फील करता है हमारा मैनेजमेंट। तो देखिए मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव 3 तरह के होते हैं, आपको पता ही, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स कौन से होते हैं, सर्वाइव करना, मार्केट में आके प्रॉफिट कमाना और ग्रो करना। सबसे पहले मार्केट में आते हैं तो कंपटीशन ज़्यादा होता है, तो कंपटीशन हमें झेलना पड़ता है, उस कंपटीशन में हम बने रहें, इसके लिए हम सर्वाइव करना चाहते हैं। तो इतना चाहते हैं कि हमारी कॉस्ट बस कवर हो, फिर हम अपने बिजनेस को और बढ़ाना, प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो हमारे पास कस्टमर्स आने लगते हैं, बिजनेस बढ़ने लगता है, और फिर चाहते हैं हम नए नए लाइन में एंटर हों, नए नए प्रोडक्ट्स बनाएं, नए नए मार्केट में एंटर करना, नए नए लाइन्स में एंटर करना। ये सब किस में आता है, ग्रोथ में आता है। तो ये होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ कुछ समाज के लिए भी कुछ करना पड़ता है, डील विद द कमिटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स द सोसाइटी। ये कुछ एग्जांपल है सोसाइटी के साथ, समाज के लिए भी तो कुछ अच्छा करना पड़ेगा, सिर्फ बिजनेस के लिए अपने अपने लिए नहीं करना पड़ता। समाज में हम, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वैसे बिजनेस भी एक सामाजिक संस्था है, आपको समाज के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, क्योंकि आप सोसाइटी की एयर, वाटर, लैंड इनका इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी सोसाइटी को कुछ ना कुछ रिटर्न दो। तो जैसे ये कुछ कंपनीज़ हैं, ये सोसाइटी के लिए बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, पीएनजी, ये टाटा, ये बड़े बड़े कंपनीज़, ये सब क्या करते हैं, सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं। अब सोसाइटी के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या काम कर सकते हैं सोसाइटी के लिए, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दे सकते हैं सस्ते प्राइस पे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवा सकते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकते हैं कम्युनिटी को, इको फ्रेंडली मेथड यूज़ कर सकते हैं प्रोडक्शन के लिए। और ये क्या है, ये यहाँ पे नहीं आना था, हाँ, और क्या कर सकते हैं, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस पर, हाँ, अनफेयर ट्रेड नहीं करना है कस्टमर के साथ, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, अपने गवर्नमेंट के प्रति उनके टैक्सेस वगैरह टाइम पर पे करने हैं, सोसाइटी में इको फ्रेंडली मेथड यूज़ करने हैं, पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार देना है। ये सब हमारे क्या सामाजिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं बिजनेस के। फिर आता है हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब बिजनेस में ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू एम्प्लॉयज़, वो लाइन यहाँ पर आनी थी पीछे वाली, एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड। अब एम्प्लॉय से रिलेटेड हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है, अब देखो यार, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन बनने से पहले हमारे एम्प्लॉयज़ आते हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करें। तो सबसे पहला है उनको अच्छी सैलरी प्रोवाइड करें, अच्छी वर्किंग कंडीशन दें रहने के लिए, काम करने के लिए, उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवाएं, उनको नई नई ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ दें ताकि वो ग्रो कर पाए। पीयर रिकॉग्नाइजेशन, उनको तारीफ़ करें, सबके सामने अप्रिशिएट करें, उनको उनके काम की मेहनत के बदले रिवॉर्ड दें। ये सब हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव है जो किसके लिए हम करते हैं, एम्प्लॉयज़ के लिए। फिर आता है हमारा अगला टॉपिक है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या बताते हैं कि कौन किस लेवल पर काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, किसके पास सबसे ज़्यादा अथॉरिटी है और किसके पास सबसे कम अथॉरिटी है। जस्ट वेट अ सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पे, बात आती है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये मैं आपके सामने जो फोटो पेश कर रहा हूँ, ये है इंडिया के कुछ टॉप मैनेजर्स जो दुनिया पे राज कर रहे हैं, मतलब दुनिया की बड़ी कंपनीज के इंडियन सीईओज। ये इंडिया के सीईओज हैं, लीडिंग मेजर कंपनीज, प्राउड इंडियन। अजय पाल सिंह मास्टर कार्ड के सीईओ, इंदिरा कृष्णमूर्ति पेप्सी कंपनी के सीईओ, शांतनु नारायण अडोब के, सुंदर पिचई, इनको कौन नहीं जाता, गूगल के सीईओ, सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के, एंड फ्रांसिस्को डिसूजा कॉन्टिजेंट सीईओ। अब देख लीजिए, ये दुनिया की कुछ टॉप कंपनीज है जिसके सीईओ हमारे भारतीय
निवासी हैं। अब वैसे ही आप भी सोच सकते हो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ना कुछ बहुत पावरफुल लोग होते हैं, कुछ लोअर लेवल के लोग होते हैं, कुछ बिल्कुल नीचे के लेवल के लोग होते हैं। तो यहाँ पर मैं जो बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ चेन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की। बेटा देखो, जिसके पास सबसे ज़्यादा पावर्स होती हैं, अथॉरिटी का मतलब होता है पावर होना, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारियाँ होना। शालनी, डिस्टर्ब हो रहा, गेट लगा दो। तो चेन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो अथॉरिटी का मतलब होता है पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन। तो अब बिजनेस में जिसके पास जितनी बड़ी पावर होगी वो उतने ही लेवल पे काम कर रहा होगा, उतना ही बड़े लेवल पे काम कर रहा होगा, और जिसके पास जितनी कम पावर होगी वो उतने ही छोटे लेवल पे काम कर रहा होगा। अब सोचो यार, प्रधानमंत्री मोदी जी के पास डिसीजन लेने का अधिकार ज़्यादा है, जहाँ हवलदार के पास अधिकार ज़्यादा है। हवलदार तो अपनी तरफ से कोई डिसीजन ले ही नहीं सकता, लेकिन मोदी जी बहुत बड़े बड़े डिसीजन ले सकते हैं। तो वहाँ पे वो टॉप लेवल पे काम कर रहा है, जो बंदा ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है। तो कौन किस लेवल पे काम कर रहा है वही हमें यहाँ पे देखना है। और मैनेजमेंट में 3 लेवल्स होते हैं। मैनेजमेंट में 3 लेवल्स होते हैं। एक होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, जिसमें सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स पाए जाते हैं। फिर आता है हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और फिर आता है हमारा सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट। तो सबसे पहले मैं आपको टॉप लेवल बताता हूँ। टॉप लेवल क्या करता है? टॉप लेवल में आता कौन कौन है? ये कट गया क्या भैया? यहाँ पे बंदे ने काट ही दिया। कौन बंदा टॉप लेवल पे आता है, कौन बंदा लोअर लेवल पे आता है? एक काम करता हूँ, मैं स्लाइड दूसरी ले लेता हूँ। काहे के लिए? मेरे को मज़ा नहीं आई यार, मेरे पास इतनी अच्छी स्लाइड थी, इस बंदे ने मेरे पूरा पोपट कर दिया रे बाबा। रुक जाओ भैया, मेरे पास पुरानी वाली स्लाइड्स हैं, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एडिट किया था। ये तो धोखा हो रहा है मेरे साथ। चैप्टर 1, हाँ यहाँ से पढ़ा सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट देख रहे थे भाई साहब। मैं इतना अच्छा एडिट करके रखा था, मैं कहूँ ये स्लाइड कैसी आ रही हैं। मेरे में तो बहुत सारी फ़ोटोज़ लगी थी। हाँ, होता भाई लोगों, कभी कभी मजाक हो जाते हैं। हम्म तो ये मैं आपको पढ़ा रहा था, जो कहाँ पे थे हम लोग? लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पे। फिर से एक बार स्टार्टिंग से स्लाइड्स देख लेते हैं। मैंने अभी तक जो स्लाइड्स आपने मिस कर दी हो, शायद अच्छी अच्छी चीज़ें आपने मिस कर दी हो। हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट यहाँ से देखना शुरू कर देते हैं। यार पोपट हो गया बीच में, मेरे को मज़ा ना आई। तो मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट बताया। सबसे पहले बताया मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। हाँ, मेरा गोल 2021 का यही है, नॉट टू बी मोर गोल गोल अचीव करने की प्रोसेस है। दूसरे नंबर पर यूनिवर्सल फिनोमिना है, दुनिया में हर जगह पाया जाता है, चाहे कोई भी हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, कॉलेज हो, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पे मैनेजमेंट होता नहीं। मैनेजमेंट में बहुत सारी एक्टिविटीज़ को एक साथ करना पड़ता है। मैनेजमेंट में वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, सब चीज़ें एक साथ करनी पड़ती हैं। फिर आता है मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये क्या दिखा दिया सर आपने, ये तो कभी ख़त्म होने से नहीं रहा। इट हैज़ कम्प्लीटेड 2500 एपिसोड्स। इनको आज तक पता नहीं चला ये रिश्ता क्या कहलाता है। मतलब कंटिन्यूस प्रोसेस है, कभी ख़त्म नहीं होती है। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, लोगों के द्वारा मिलकर की जाती है, एक बंदे का काम नहीं है। याद करो, ये स्कूल का प्रोजेक्ट आपका ऐसे ही बनता था, एवरी स्कूल ग्रुप प्रोजेक्ट। 99% बंदा इसने काम किया है। इसने ही हैज़ नो आइडिया व्हाट इज़ गोइंग इन द होल टाइम। ही इज़ गोइंग टू हेल्प बट ही डजंट नॉट हेल्प, डिस्पेयर एट द वेरी बिगनिंग एंड डजंट शो अप अगेन इन टिल द वेरी एंड। तो ऐसे ही होता है हर ग्रुप में। कोई होता है जिसने पूरा प्रोजेक्ट बना, लेकिन पूरे ग्रुप का काम होता है। ये ग्रुप को दिया जाता है। तो मैनेजमेंट भी एक ऐसे ही काम है, पूरे ग्रुप को मिलकर करना पड़ता है, ग्रुप एक्टिविटी है। अब डायनामिक फंक्शन है, बार बार चेंज होता रहता है, बार बार चेंज होता रहता है, हमेशा अपने आप को चेंज करना पड़ता है। जैसे लोगों के जज्बात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, वैसे ही लोगों को मैनेजमेंट भी बदलना पड़ता है। मैनेजमेंट में काम करने के तरीके भी बदलने पड़ते हैं। इनटेंजिबल फंक्शन है, देखा नहीं जा सकता, देख लो, सिर्फ फील किया जा सकता है, सिर्फ फील किया जा सकता है। आप प्राइवेट हॉस्पिटल की हालत देख लो और सरकारी हॉस्पिटल की हालत देख लो, ये है। मैनेजमेंट को सिर्फ देखा नहीं जा सकता, उसकी प्रेजेंस को सिर्फ फील किया जा सकता है। जैसे मिस्टर इंडिया, इनको सिर्फ फील किया जा सकता है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेज ऑब्जेक्टिव बताए थे, ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के। ये क्या आ गया, ओटीपी कौन कर रहा है? हाँ, तो भाई लोगों, एक सेकेंड, किसको पेमेंट करनी थी मेरे अकाउंट से?
वन सेकेंड बेटा। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। हाँ, तो देखिए मैंने क्या बताया, ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट में ऑब्जेक्टिव होते हैं सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कहाँ गया भाई मेरा माउस, हाँ पेन कहाँ है मेरा, हाँ ये पेन है रेड कलर, आजा भाई, नहीं ये वाला लेते हैं। हाँ, तो सबसे पहले ये लाला जी हैं, लाला जी ने दुकान खोली तो सबसे पहले ये चाहेंगे कि इनका खर्चा पूरा हो जाए। फिर जब ये खर्चा पूरा हो जाएगा तो चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आने लगें, और जब ज़्यादा ज़्यादा लोग आने लगे, प्रॉफिट आने लगा, फिर सोचेंगे हमारी दुकान बड़ी हो जाए। तो सबसे पहला इनका ऑब्जेक्टिव था सर्वाइवल करने का, फिर प्रॉफिट कमाने का, फिर ग्रोथ करने का। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव थे मैनेजमेंट के। फिर सोशल ऑब्जेक्टिव, समाज के लिए कुछ अच्छा करना, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाना। तो जिसमें सबसे पहले आता है अच्छी क्वालिटी का सामान बनाना, सेफ क्वालिटी का सामान बनाना, ताकि किसी को सामान यूज़ करके नुकसान ना हो, सेफ क्वालिटी का सामान प्रोड्यूस करना। फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारा आता है कस्टमर को एजुकेट करना, कस्टमर को एजुकेट करना कि भैया प्रोडक्ट यूज़ कैसे करना है। उसको बताओ कि टाइड को रगड़ते नहीं है, उसको बाल्टी के अंदर घोल कर लगाते हैं, घोल कर उसमें कपड़े डालते हैं। तो कस्टमर को यूज़ करने का बारे में बताओ कि प्रोडक्ट को यूज़ कैसे किया जाता है। कस्टमर के साथ फेयर ट्रेड करो, उसके साथ धोखाधड़ी मत करो। ऐसा मत करो कि भैया दुकानदार ही कस्टमर को चिपकाया जा रहा है, मारे जा रहा है, तो ऐसा ना करो। और उसके बाद कस्टमर के साथ हमेशा सच्चाई से पेश आओ ऐसे गलत एडवर्टाइजमेंट में गलत इन्फॉर्मेशन मत शेयर करो, ट्रूथफुल रहो हमेशा एडवर्टाइजमेंट में, ये भी बोला जाता है। और ट्रूथफुल एडवर्टाइजमेंट में रहने के बाद फिर आता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देने की कोशिश करो। जैसे ये बेचारे प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत इनको धूम सीरीज़ में काम मिलता है बेचारों को, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देने की कोशिश करो, ये भी आपका मोटिव होना चाहिए। फिर आता है लोकल एरिया का इंप्रूवमेंट करना, बाबूराव जैसे, ये शिवाजी द बॉस जैसे, जिस एरिया में आप रहो वहाँ के लोकल एरिया का इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करो कि वहाँ पे इंप्रूवमेंट हो, लोगों को पानी वगैरह प्रोवाइड करवाना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाना, ये सब चीज़ें, साफ़ सफाई करवाना, ये ऑब्जेक्टिव्स थे। सोशल एम्प्लॉयज़ के लिए अच्छी सैलरी देना, उनको अच्छी वर्किंग कंडीशन देना, उनको ग्रोथ वगैरह प्रोवाइड करवाना, ये सब आता है। अच्छी वर्किंग कंडीशन देना, ऐसा नहीं उनको कहीं पे भी काम के लिए लगा रखा है, कहीं पे भी बैठा रखा है। उसके बाद उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना, उनके सेफ्टी के बारे में ध्यान रखना कि बेचारों को लगे ना, चोट वोट ना लगे। और फिर उसके बाद वर्कर्स को कंटिन्यूसली ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ देना, वो कंटिन्यूसली ग्रो करते रहें ऑर्गेनाइजेशन में। और एम्प्लॉयज़ को फेयर कंपनसेशन देना, उनको बेनिफिट देना, ये सब। उनके साथ अपनेपन की फीलिंग डेवलप करना, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव होता है एम्प्लॉयज़ के साथ। और उनके इंसेंटिव्स वगैरह प्रोवाइड करवाना ताकि उनका काम में मन लगा रहे। अब लेवल्स बता रहा था, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और सुपरवाइजरी लेवल, इनके बारे में बात कर रहे थे। तो बेटा देखो टॉप लेवल में कौन कौन आता है। टॉप लेवल में ये लोग आते हैं, ये लोग जो भैया बढ़िया BMW ऑडी से आ रहे होते हैं, CEO CTO CFO CEO प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, ये सब लोग आते हैं टॉप लेवल में। तो ये इंडिया के कुछ मैंने टॉप लेवल बड़े लोगों की पहचान बताई थी। अच्छा, मेन फंक्शन क्या करता है टॉप लेवल फर्म के ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करता है, गोल डिसाइड करता है, फर्म के लिए प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाता है, डिसाइड करता है कि मिडिल लेवल को क्या काम करने हैं। टॉप लेवल ही डिसाइड करता है कि मिडिल लेवल वाले क्या क्या काम करेंगे। सभी रिसोर्सेज को इकट्ठा करने का काम करता है, पैसा कहाँ से आएगा, एसेट्स कहाँ से आएंगी, कौन सी कितनी एसेट्स की जरूरत पड़ेगी, ये सब इकट्ठा करने का काम भी करता है। सर्वाइवल और वेलफेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, पूरे बिजनेस के सर्वाइवल और वेलफेयर की जिम्मेदारी किसकी होती है, टॉप लेवल की होती है। लेजियन विद द आउटसाइड वर्ल्ड, बाहर की दुनिया के साथ कॉन्टैक्ट क्रिएट करने का काम भी टॉप लेवल करता है। मिडिल लेवल में कौन कौन आते हैं, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एग्जीक्यूटिव मैनेजर, प्लांट सुपरिटेंडेंट, हेड, डिविजनल हेड, डिपार्टमेंटल हेड, ये सब कौन आते हैं, मिडिल लेवल में आते हैं। भैया इनके पास ये होती है I10 I20 वाले ये लोग, ये मिडिल लेवल पे काम कर रहे हैं। इनका काम क्या है, जो टॉप लेवल वालों ने पॉलिसी बनाई उनको वर्कर्स तक पहुंचाना, सुपरवाइजर्स तक पहुंचाना, ऑर्गेनाइज अपने अंडर में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनकी एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करना, फाइंड आउट करना कितने लोगों की ज़रूरत है, रिक्रूटमेंट करने का काम यही लोग करते हैं ज़्यादातर। मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉयज़ को कि वो अपनी बेस्ट कैपेसिटी के साथ काम कर सके, दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ कॉपरेट करके काम करते हैं। और इनके अंडर में जो भी मैनेजर्स काम कर रहे होते हैं,
इनके अंडर में जो भी मैनेजर्स काम कर रहे होते हैं या एम्प्लॉय वर्कर्स के ऊपर जो भी लोग काम कर रहे होते हैं, उन सब पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी इन लोगों की होती है। फिर आते हैं बेचारे सुपरवाइजर लोग, लोअर लेवल मैनेजमेंट। ये मेरी फोटो है, जो बाइक वगैरह से आते हैं लोअर लेवल पे, सबसे नीचे लेवल पे जो काम कर रहे होते हैं, तो ये होते हैं सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, फोरमैन, सेक्शन ऑफिसर, क्लर्क, सब डिविजनल एग्जीक्यूटिव एक्सेट्रा। ये वही लोग होते हैं जो बाइक वगैरह से आते हैं। अच्छा, अब इनके पास ज़्यादा पावर्स नहीं होती हैं, बस जैसा टॉप लेवल बोल देता है वैसे करना, तो कुछ अधिकार बस होते हैं इनके पास थोड़े थोड़े से। मेन फंक्शन क्या है, ये वर्कर्स के लिए अच्छी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करवाते हैं, ये वर्कर्स को अच्छी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करवाते हैं, वर्कर्स की सेफ्टी का ध्यान रखते हैं, वर्कर्स के सजेशंस को वेलकम करते हैं, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हैं, वेस्टेज जो होता है मटेरियल का उसको कम करवाते हैं, और वर्कर्स के मॉरल को बनाए रखते हैं, उनमें जोश वगैरह भरे रहते हैं। मतलब सब वर्कर्स को अच्छी कंडीशन प्रोवाइड करवाना, उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना, उन्होंने कोई आइडिया दिया है तो उसको देखना क्या वो अच्छा आइडिया, और अच्छा आइडिया है तो उसको रिवॉर्ड दो, तारीफ करो उसकी। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स चेक करना कि प्रोडक्ट जो बन रहा है वो अच्छी क्वालिटी का बन रहा है कि नहीं बन रहा है। वर्कर्स जो काम कर रहे हैं उस काम को करते समय कहीं कोई वेस्टेज तो नहीं हो रहा है, वो वर्कर्स का जोश बना रहे काम करने में, ये सब जिम्मेदारी होती है हमारे सुपरवाइजरी लेवल की। इनके बारे में बता दिया। फिर आता है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, इनके बारे में तो बता चुका हूँ। प्लानिंग के बारे में मैंने बता दिया, थिंकिंग इन एडवांस पहले ही बता दिया था। ऑर्गेनाइजिंग के बारे में, हर चीज़ को पहले से आइडेंटिफाई करो, बताओ कि कौन व्यक्ति किस लेवल पर काम करेगा और उसके अंडर में कितने लोग काम करेंगे, ये भी यहीं पर डिसाइड होता है। फिर होता है स्टाफिंग, फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। डायरेक्टिंग मतलब इंस्ट्रक्शंस देना एम्प्लॉयज़ को। कंट्रोलिंग मतलब एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस के साथ कंट्रोल करना, और करेक्टिव एक्शन लेना कि ताकि एक्चुअल परफॉर्मेंस प्लान परफॉर्मेंस के साथ मैच होती रहे। फिर आता है भैया हमारा कोऑर्डिनेशन। अगला टॉपिक आता है हमारा कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है यार, देखो जब भी कोई गेम वेम खेली जाती है तो पूरी टीम को मिलकर काम करना पड़ता है। तो पूरी टीम पूरी एक्टिविटीज़ के एफर्ट्स को सिंक्रोनाइज कर देना, इकट्ठा कर देना, यूनाइटेड कर देना, सबकी फीलिंग्स एक ऐसी कर देना, सबको एक गोल के प्रति समर्पित कर देना, डैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन लाना। सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ सपोर्ट में काम कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ टीम में काम कर रहे हैं, डैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। बिना कोऑर्डिनेशन के काम नहीं हो सकता। जैसे देखो अब क्रिकेट मैच में, हॉकी मैच में कोई बंदा चाहे कि मैं अकेले गोल कर दूँ, कोई व्यक्ति चाहे कि मैं अकेले का अकेले गोल कर दूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। वहाँ पे पूरी टीम पास कर करके गोल तक बॉल को पहुँचाती है। तो ये क्या होता है, ये कोऑर्डिनेशन की वजह से होता है। एक व्यक्ति ये सब काम नहीं कर सकता, पूरी टीम जब मिलकर काम करती है तो डैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन क्या है, फंक्शन नहीं है मैनेजमेंट का, असेंस है। कुछ जगह पर मिलेगा कोऑर्डिनेशन के फंक्शन है मैनेजमेंट का, नहीं, फंक्शन 5 ही है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। लेकिन कोऑर्डिनेशन एसेंस है। एसेंस का मतलब है बहुत ज़रूरी चीज़ है, उसके अंदरूनी हिस्सा है। वो पांचों फंक्शन जो है ना वो इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। जब तक ये नहीं होगा वो पांचों फंक्शन भी किसी काम के नहीं है। तो कोऑर्डिनेशन अंदरूनी हिस्सा है मैनेजमेंट का, और इसे होना ही होना है, इसको जरूरी ही जरूरी है, चाहिए ही चाहिए ये चीज़। नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ये असेंस है मैनेजमेंट की, बहुत जरूरी है मैनेजमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि हर एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए चाहिए। फिर आपको चाहे वो प्लानिंग करनी हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजिंग करनी हो, स्टाफिंग करनी हो, डायरेक्टिंग करनी हो, हर एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कोऑर्डिनेशन चाहिए। हर एक लेवल पर कोऑर्डिनेशन चाहिए, चाहे वो टॉप लेवल पे काम कर रहे हो, मिडिल लेवल पे, सुपरवाइजरी लेवल पे। अब इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फिर कोऑर्डिनेशन के नेचर आता है कि भाई कोऑर्डिनेशन के फीचर्स बताओ। तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट्स को, सभी पूरे लोगों के एफर्ट्स को यूनाइटेड कर देता है, इकट्ठा कर देता है, सिंक्रोनाइज कर देता है, उन इंश्योर करता है कि सब लोग एक ही गोल के लिए काम करें, सबके एफर्ट्स पहले एक ही डायरेक्शन में हो और सबके डायरेक्शन जो रहे वो एक ही गोल के लिए रहे। उसके बाद कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कोऑर्डिनेशन एक बार किया जाता है, हमेशा ही एम्प्लॉयज़ को कोऑर्डिनेट करने के लिए मैनेजर्स को एफर्ट लगाने पड़ते हैं। कोऑर्डिनेशन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो मैनेजर की होती है, और ये हर एक लेवल पे चाहिए, टॉप लेवल पे चाहिए, मिडिल लेवल पे चाहिए, सुपरवाइजरी लेवल पे चाहिए, इंडिया में चाहिए, यूके में चाहिए, यूएसए में चाहिए, हर जगह पे चाहिए। यूनिवर्सल फंक्शन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक मैनेजर की। क्योंकि टीम में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो जिम्मेदार कौन है, मैनेजर। क्लास में साइलेंस नहीं है, क्लास अच्छे से पढ़ नहीं रही है, जिम्मेदार कौन है, टीचर। स्कूल अच्छे से नहीं चल रहा, जिम्मेदार कौन है, प्रिंसिपल। तो कोऑर्डिनेशन किसकी जिम्मेदारी हुई, टॉप लेवल की, हमेशा मैनेजर्स की, डिपार्टमेंट्स की। और डेलिब्रेट फंक्शन ऐसा नहीं है अपने आप हो जाता है, करना पड़ता है, जानबूझकर करना पड़ता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अपने आप आ जाती हैं, कोऑर्डिनेशन ऐसी चीज़ें अपने आप कभी नहीं आती, उसको लाना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए भूख अपने आप लगाती है, लगानी नहीं पड़ती है, लेकिन पढ़ाई में मन लगाना पड़ता है, लगता नहीं है। तो पढ़ाई इज़ अ डेलिब्रेट फंक्शन, बट खाना खाना डेलिब्रेट फंक्शन है, भूख अपने आप लग जाती है। तो कोऑर्डिनेशन भी वैसे क्या है, एक डेलिब्रेट फंक्शन है, जानबूझकर किया जाता है मैनेजर्स के द्वारा। भैया फिर आता है इम्पॉर्टेंस,
कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि आजकल देखो यार, इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हो गई हैं। अब इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को चलाने के लिए उतने ही हज़ारों लोग काम कर रहे हैं, तो जितने हज़ारों लोग काम करेंगे उनके ऑब्जेक्टिव भी उतने ही सारे होंगे। तो हमारा ऑब्जेक्टिव तो एक है, जब इतने सारे लोगों के इतने सारे ऑब्जेक्टिव होंगे, उन्हें एक कॉमन जगह पर तो जोड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए ज़रूरत पड़ती है हमारी कोऑर्डिनेशन की। सिंक्रोनाइज द एफर्ट्स, फंक्शनल डिफरेंशिएशन। अब इतने सारे डिपार्टमेंट्स बन गए हैं, इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो डिपार्टमेंट्स भी उतने ज़्यादा हैं, और जितने ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हैं उतने ज़्यादा डिफरेंसेस रहेंगे। तो उन डिफरेंसेस को ख़त्म करने के लिए भी क्या चाहिए? कोऑर्डिनेशन चाहिए। मिनिमाइज द डिफरेंसेस, स्पेशलाइजेशन बनाए रखने के लिए। हर एक बंदे का अपना काम करने का तरीका होता है, अब दूसरे बंदे का वो तरीका नहीं है। अब आपस में उनमें मेल जोल बनाए रखने के लिए, स्पेशलिस्ट लोगों की स्पेशलिस्टी बनाए रखने के लिए, ताकि वो स्पेशलिस्ट लोग अपने अंडर के लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। नहीं तो वो आपस में पटरी नहीं खाएगी, तो बड़ा सीनियर बंदा अपने नीचे वाले को क्यों कुछ बताएगा। तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाए रखने की बहुत ज़रूरत है, स्पेशलाइजेशन बना रहे ताकि। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। अब मैनेजमेंट की आप लोग समझ ही गए हो, इतने सारे काम करने पड़ते हैं, तो मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन बन जाता है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट, देखो हमारे 3 ऑब्जेक्टिव थे। हमारा प्रॉफिट अचीव कर, हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करना, जिसमें प्रॉफिट, सर्वाइवल एंड ग्रोथ, ये 3 थी। फिर सोशल ऑब्जेक्टिव था, सोशल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना था, और पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करना था। तो मैनेजमेंट तीनों ही को अचीव करने में मदद कर रहा है। मैनेजमेंट हमें ऑर्गेनाइजेशन, अपने ग्रुप गोल्स को अचीव करने में मदद कर रहा है। मैनेजमेंट हमें एम्प्लॉयज़ के गोल्स को अचीव करने में मदद कर रहा है, सोसाइटी को डेवलप करने में मदद कर रहा है। अच्छा, अब जब हम इतने अच्छे से सारे काम करेंगे तो हमारे काम कम खर्चे में होंगे, तो हमारी एफिशिएंसी भी इंप्रूव हो जाएगी, और हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर लेंगे जो हर एक इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर सकती है। तो ये सब काम करने में हमें मैनेजमेंट क्या करता है? मदद करता है। एक बार रीडिंग करनी पड़ेगी आपको इन सब की। अब एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर क्या है मैनेजमेंट का? देखो 3 चीज़ों के साथ आपको प्रूव करना है मैनेजमेंट को, आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन के साथ। मैनेजमेंट को आर्ट, साइंस और प्रोफेशन के साथ प्रूव करना है। अब बात आती है आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन की, तो सबसे पहले आता है मैनेजमेंट एज ए साइंस। सबसे पहले बात आती है मैनेजमेंट एज ए साइंस। तो देखो, जिसके साथ आपको प्रूव करना है कि जो वो चीज़ मैनेजमेंट है या नहीं है, तो आपको उस चीज़ के फीचर पता होने चाहिए जिसके साथ आपको कंपेयर करना है मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट के फीचर्स तो आपको पता होंगे, लेकिन उस चीज़ के फीचर पता होने चाहिए। जैसे मैं साइंस के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, तो मुझे साइंस के बारे में पता होना चाहिए। साइंस क्या होती है? सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, जो पूरी तरह से लॉजिक, फैक्ट्स और इवेंट्स पे बेस्ड होती है। अब देखो, साइंस की पढ़ाई ऐसे तो है नहीं एकदम से आपको करवा दी गई हो, धीरे धीरे आपको पढ़ाई करवाई होगी साइंस की। पहले EVS, फिर साइंस, फिर धीरे धीरे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिर अलग से और तरीके। तो जैसे साइंस एक सब्जेक्ट की तरह आपको पढ़ाया जाता है सिस्टमेटिक तरीके से, मैनेजमेंट भी बिल्कुल वैसे ही पढ़ाया जाता है। तो साइंस और मैनेजमेंट दोनों में ये बात पाई जाती है, दोनों में ये बात पाई जाती है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। अच्छा, साइंस के प्रिंसिपल जो बेस्ड हैं वो किस पे बेस्ड है? एक्सपेरिमेंट्स पे। ऐसा तो है नहीं है न्यूटन को, आइंस्टाइन को रातों रात काली माता दर्शन देने आई, उन्होंने वो सपनों में उसको सब कुछ बता दिया और उनको वो चीज़ें पता चल गई। ऐसा तो है नहीं है। तो साइंस के प्रिंसिपल पूरे तरह से एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड है, लेकिन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है। ऐसा तो नहीं है फ्यॉल, टेलर को, इन लोगों को वो सारी बातें वो भी सपने में आ गई, उनको भी बार बार एक्सपेरिमेंट्स किए उन्होंने, लेकिन उनके एक्सपीरियंस भी किए उन्होंने। एक्सपेरिमेंट प्लस एक्सपीरियंस दोनों चीज़ें की, तो ये थोड़ा सा कम पाया जाता है। दोनों में पाया जाता है, लेकिन थोड़ा सा मैनेजमेंट में कम है। अच्छा, साइंस के प्रिंसिपल हर जगह पर एक जैसे एप्लीकेबल होते हैं। कोई भी चीज़ इंडिया में हो, UK में हो, USA में हो, कहीं पर भी हो, आप लोग हर जगह पे वो चीज़ वैसे ही फॉलो की जाएगी। लेकिन मैनेजमेंट वैसा नहीं है। मैनेजमेंट हर जगह पर सेम नहीं करने का होता, हर जगह पे इसके रिजल्ट सेम नहीं होते। हर जगह पे साइंस के प्रिंसिपल्स के रिजल्ट एक जैसे आएंगे, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के रिजल्ट हर जगह पर एक जैसे नहीं आएंगे। इसलिए मैनेजमेंट की यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं है। तो ऐसे कहते हुए हम कह सकते हैं कि पहला फीचर मैच करता है, दूसरा आधा करता है, तीसरा बिल्कुल मैच नहीं करता है। तीसरा फीचर बिल्कुल मैच नहीं करता है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं मैनेजमेंट इज़ नॉट अ प्योर साइंस। प्योर साइंस तो नहीं है, लेकिन हाँ सोशल साइंस जरूर कह सकते हो, या इन एग्जैक्ट साइंस कह सकते हो। इन एग्जैक्ट साइंस है मैनेजमेंट। फिर मैनेजमेंट को कंपेयर किया हमने आर्ट के साथ। अब आर्ट में देखा सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है विच रिक्वायर्स क्रिएटिविटी, स्किल एंड पेशेंस। अब प्रैक्टिस, पेशेंस की प्रैक्टिस चाहिए। अब देखते हैं कि मैनेजमेंट में सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, बिल्कुल है, जैसे आर्ट में है वैसे मैनेजमेंट में भी है। यहाँ पर भी थ्योरी पढ़नी पड़ती है और यहाँ पर भी थ्योरी पढ़ा ही रहा हूँ थ्योरी। तो उसके बाद पर्सनलाइज एप्लीकेशन, कितनी भी आर्ट सीख लो अपने तरीके से यूज़ करनी पड़ेगी। अरिजीत सिंह को तुमने कितना भी गाना सिखा दो, गाता वो अपने हिसाब से, गाया सब, सिखाया सबको एक जैसा जाता है, लेकिन करना अपने तरीके से पड़ता है। वैसे ही यहाँ पर भी मैनेजमेंट में सिखा तो सबको एक जैसा रहा हूँ, लेकिन हर जगह पे आपकी सिचुएशन अलग होगी और आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से उसको हैंडल करना पड़ेगा। और इसमें बार बार प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी चाहिए। बिल्कुल आर्ट में अगर अरिजीत सिंह बार बार एक ही तरीके के ट्यून गाना गाए तो कोई मतलब का नहीं है। तो जैसे वहाँ पर प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी चाहिए, वैसे यहाँ पर भी प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी चाहिए।
तो यहाँ पर तीनों फीचर मैच हो गए, इसलिए कहते हैं मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। ट्रेडिशनल डेफिनेशन याद होगी, फर्स्ट स्टार्टिंग में ही बताया था। मैनेजमेंट क्या है? एक कला है अपने गोल को दूसरों के द्वारा अचीव करवाने की, इसी को क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट बोलते हैं। फिर आता है प्रोफेशन। मैनेजमेंट को किसके साथ कंपेयर किया? प्रोफेशन के साथ। अब प्रोफेशन आपको पता है जिसमें स्पेशल नॉलेज ट्रेनिंग चाहिए पड़ती है, कोई ऑक्यूपेशन कहलाता है प्रोफेशन, कोई भी काम। जैसे आप डॉक्टर, लॉयर, सीए, इन लोगों के एग्जाम्पल ले सकते हो। अब देखो इसमें क्या होता है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। हाँ बिल्कुल, जैसे प्रोफेशन में होता है वैसे ही मैनेजमेंट में भी होता है, सिस्टमेटिक तरीके से भी नॉलेज दी जा रही है। आपको यहाँ पर भी थ्योरी पढ़नी पड़ती है, वहाँ पे भी थ्योरी पढ़नी पड़ती है, वहाँ पे भी सिखाया जाता है, जहाँ पे भी सिखाया जाता है, वहाँ पे भी एक कोर्स है, यहाँ पे भी एक कोर्स है, सब कुछ है। लेकिन यहाँ पर एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है। प्रोफेशन में हर कोई बंदा एंट्री नहीं ले सकता, मतलब आपको पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन पास करनी पड़ेगी, तब जाकर आप प्रोफेशन बन पाओगे। मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है, कोई डिग्री कंपलसरी नहीं है, आज की डेट में कंपलसरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम फर्म्स प्रेफर करती हैं जिन्होंने एमबीए किया हो, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जिनके पास होता है, मैक्सिमम फर्म उन्हीं को हायर करती हैं। प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। अब हर एक प्रोफेशन को एक किसी एसोसिएशन के द्वारा बैकअप किया जाता है, मतलब सीए लोग जो कनेक्टेड होंगे वो किसी ना किसी संस्था से जुड़े हुए होंगे, वकील लोग भी, डॉक्टर लोग भी, सभी ना सभी जितने भी प्रोफेशंस होते हैं ये किसी ना किसी एक संस्था से संबंधित होते हैं। जैसे डॉक्टर जो है वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से, लॉयर लोग बार काउंसिल ऑफ इंडिया से, सीए लोग आईसीएआई से, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। हर एक संस्था का कोई ना कोई, हर एक प्रोफेशन का कोई ना कोई इंस्टीट्यूट होता है। मैनेजमेंट का ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, हर एक प्रोफेशन का इंस्टीट्यूट होता है। मैनेजमेंट का अभी ऐसा नहीं है तो एक बनाया गया ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, लेकिन अभी उसमें रजिस्टर्ड होना कंपलसरी नहीं है। हो सकता है फ्यूचर में कंपलसरी हो जाए, अभी लेकिन ये फीचर मैच नहीं करता है। एथिकल कोड। अब ये प्रोफेशनल एसोसिएशंस जो होते हैं इन लोगों को कोड्स इशू करते हैं। कोड्स इशू मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन गाइडलाइंस इशू करते हैं। तो यहाँ पर कोड्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे जब कोई एसोसिएशन ही नहीं है तो कोई कोड भी नहीं होगा। और इन प्रोफेशनल एसोसिएशन का मोटिव क्या होता है? सर्विस मोटिव, सर्विसेज प्रोवाइड करवाना। लेकिन बेटा इनका मोटिव क्या होता है? इनका मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना अपने ऑनर के लिए, मैनेजमेंट का। तो यहाँ पर पहला फीचर बस मैच करता है, दूसरा और कोई भी फीचर मैच नहीं करता है। ये मैच कर गया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, इस हिसाब से कह सकते हैं मैनेजमेंट आज की डेट में प्रोफेशन नहीं है। लेकिन ये जितने भी पॉइंट मैंने बोले ये सब फ्यूचर में एप्लीकेबल होने वाले हैं। कुछ समय बाद ऐसा आएगा कि मैनेजमेंट को भी एक फुल फ्लेज प्रोफेशन की तरह देखा जाएगा, आज की डेट में नहीं देखा जाता है, फ्यूचर में इसको माना जाएगा। तो आई थिंक आपको ये पूरा चैप्टर, फर्स्ट पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। पहला चैप्टर तो मैंने पूरा डिटेल में नहीं कवर करवाया, रिवीजन करवाया। अगर आप लोग डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो पूरा चैप्टर के वीडियोस डले होंगे, 7-8 लेक्चर में पूरा वीडियो खत्म हो जाएगा, पूरा लेक्चर। और जो टॉपिक नहीं समझ में आया हो यहाँ पे उसका बस वीडियो देख लो तो भी काम चल जाएगा आपका। भाई लोगों को क्लियर हो गया? हाँ, अब हम लोग चलते हैं सेकंड चैप्टर पे। तुम लोग बंद हो जाओ सब लोग, चलो रे। चलो रे, सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर आप लोगों को पता है कौन सा है हमारा? सेकंड चैप्टर का नाम सबको पता ही है हमारा, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। चैप्टर का नाम ही है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हाँ, सेकंड चैप्टर सबको पता है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और प्रिंसिपल्स हमें 2 लोगों के पढ़ने पड़ते हैं, टेलर और फ्योल के। इतना मैं आपको पता है, मैं कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वगैरह कुछ नहीं बता रहा हूँ, मैं जस्ट आपको सिंपली रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगर कोई पूछे बताओ प्रिंसिपल्स का मीनिंग क्या होता है, अरे भैया इतनी जल्दी नहीं भागना है, वापस आ जाओ, ये तो उड़े जा रहे हैं, प्लेन कैप आ गए। हाँ तो देखो भैया, प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल जनरल स्टेटमेंट होती हैं जो रिफ्लेक्ट करती हैं फंडामेंटल ट्रुथ के बारे में अबाउट कोई फिनोमिना जो किसी कॉज एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड होता है। मतलब सीधी बात है, प्रिंसिपल्स जो होते हैं एक सच्चाई के बारे में बयान करते हैं, वो सच्चाई जो किसी कॉज और इफेक्ट के ऊपर बेस्ड होती है। कॉज और इफेक्ट क्या होता है कि आपने ये हरकत की और इसका फलाना ये रिजल्ट मिलेगा। आपने हरकत की कॉज, उसका ये रिजल्ट मिला इफेक्ट। आपने सड़क पर जाते हुए किसी लड़की को छेड़ा, कॉज। लड़की ने चप्पल खींच के मारी, वो इफेक्ट। जाते हुए आपने पापा से पंगा ले लिया, कॉज, और पापा ने बेल्ट उतार के मारी, वो इफेक्ट। मम्मी ने धनिया लेने के लिए भेजा, कॉज, और आपने मना कर दिया और चप्पल पड़ी, इफेक्ट। तो हर वो सच्चाई है।
तो प्रिंसिपल्स भी ऐसी ही सच्चाइयों को बयां करते हैं कि आपने अगर ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, वैसा करोगे तो वैसा होगा। प्रिंसिपल्स ऐसे ही होते हैं। अब मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी हमें कुछ इसी तरह के काम करते हैं। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हमें जनरल गाइडलाइंस देने का काम करते हैं, वो गाइडलाइंस जो हमें डिसीजन बिहेवियर में मदद करती है, डिसीजन लेने में और लोगों के बिहेवियर को समझने में मदद करते हैं। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हमें एक जनरल गाइडलाइंस की तरह काम करते हैं, जो हमें हमारे डिसीजंस लेने में और लोगों के बिहेवियर को समझने में मदद करते हैं। अब मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स पाए जाते हैं, एक तो ये पूरे दुनिया में एप्लीकेबल होते हैं। जनरल गाइडलाइंस है, रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ गाइडलाइंस है। मैं आपको सिर्फ समझा सकता हूँ, कोई सॉल्यूशन नहीं है प्रॉब्लम्स का, आपको अपनी सिचुएशन खुद ही हैंडल करनी है। बस मैं तुम्हें गाइड कर सकता हूँ, ऐसा करोगे तो शायद बेटर रिस्पॉन्स मिले। बार बार ये प्रिंसिपल ऐसा नहीं है रातों रात बन गए हो, इनको बनाने के लिए बार बार प्रैक्टिस की गई और एक्सपेरिमेंट्स किए गए। ये फ्लेक्सिबल होते हैं, इनको सिचुएशन के हिसाब से चेंज किया जा सकता है। बिहेवियर इन नेचर होते हैं, पूरा का पूरा ह्यूमन नेचर के ऊपर बेस्ड है, ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर पूरे के पूरे प्रिंसिपल बेस्ड है। और अभी मैंने बताया पूरे के पूरे बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, जिसमें इन सभी प्रिंसिपल्स में कोई ना कोई सच्चाई बताई गई है, वो सच्चाई किसी कॉज और इफेक्ट के ऊपर बेस्ड होती है। और कॉन्टीजेंट है, डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। सभी प्रिंसिपल सिचुएशन टू सिचुएशंस क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। अब इंपॉर्टेंस क्या है, एक तो मैनेजर्स को बताते हैं कि रियलिटी में काम कैसे करना है, ऑप्टिमम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने में भी मदद करते हैं कि ताकि कुछ भी वेस्ट ना हो। साइंटिफिक डिसीजन मतलब सारे डिसीजन हम कैलकुलेट करके ले सकें, तुक्के लगा के डिसीजन ना लें, उसमें भी मदद करता है। इन्वायरमेंट जो चेंज हो रहा है, वो चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को एडजस्ट करवाने में मदद करते हैं और मैनेजमेंट में प्लान्स एंड पॉलिसीज को बनाने में मदद करते हैं। फुलफिलमेंट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, समाज में हमारी जो जिम्मेदारियां होती हैं उनको पूरा करने में मदद करते हैं। एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग, एजुकेशन और रिसर्च देने में मदद करते हैं, रिसर्च करने में मदद करवाते हैं। तो ये सब इसकी इंपॉर्टेंस थी। देखो भैया, फिर से मैंने डिटेल में नहीं बताया, मैं फिर से कई बार बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको एक गो थ्रू दे रहा हूँ सभी चैप्टर्स का जो पार्ट 1 में, ताकि आपको सारी चीज़ें याद आ जाए। जो टॉपिक आपको लगता है कि आपको नहीं बना है, डिटेल वीडियोस में जाओ, सारी फ्रीली अवेलेबल है। जो टॉपिक ना समझ में आए उसका नाम लिख लो और उसको बाद में जाके डिटेल में देख लेना। जो चीज़ें ऐसी लगे कि ये तो भूली है, वो याद नहीं आ रही है, उसको डिटेल वीडियो से कवर कर लेना। अब आता है फ्योल के प्रिंसिपल। देखो भाई, ये फ्योल दादा दो लोग हैं, दो मालिक लोग हैं हमारे, एक फ्योल है एक टेलर है। दोनों के ही प्रिंसिपल और उनके टेलर दादा की टेक्निक्स दोनों पे फोकस करना है। तो फ्योल के प्रिंसिपल्स है, पहले इनके बारे में जान लेते हैं। फ्योल को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट थॉट्स, जनरल मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट्स। इनका जन्म जो हुआ फ्रांस में 1841 में हुआ। ये इन्होंने डिग्री ली माइनिंग इंजीनियरिंग के अंदर, स्टार्ट किया काम कोल माइनिंग इंजीनियरिंग में, और प्रमोट हुए कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर की तरह जब कंपनी इंसॉल्वेंसी की कंडीशन में जी रही थी, जब कंडीशन खतरनाक कंडीशनों में थी, कंपनी का हालात दिवालिया वाला होने लगा था, उस कंडीशन में इन्हें कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया। और उस कंडीशन में इन्होंने इतने अच्छे से कंपनी को चलाया कि आप मान नहीं सकते हो, बेहतरीन तरीके से कंपनी को चलाया। और ना कि सिर्फ सक्सेसफुल हुए, बल्कि वो कंपनी जिसमें वो डूबने वाली थी, उस कंपनी को इन्होंने ऐसी कंडीशन से बाहर निकालकर उस जमाने की नंबर 1 माइनिंग कंपनी में इन्वॉल्व कर दिया। तो बहुत ही ज्ञान था भाई के पास, और भाई साहब ने हमें ज्ञान पेल पेल के दिया है। 14 प्रिंसिपल्स में इन्होंने पूरा ज्ञान दे दिया हमें। सबसे पहला प्रिंसिपल दिया इन्होंने डिवीजन ऑफ वर्क। बोले काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो, काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो, और काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद एक वर्कर को उतना ही काम दो जितने उसकी, जैसी उसकी कैपेबिलिटी है, वो काम दो एक बंदे को जैसी उसकी कैपेबिलिटी है, जैसी उसकी क्वालिफिकेशन है, जैसा उसका एक्सपीरियंस है, जैसा उसका इंटरेस्ट है, उस अकॉर्डिंगली उसको काम दो। और हर एक काम को डिवाइड किया जा सकता है, चाहे वो फैक्ट्री का काम हो, चाहे वो टेक्निकल काम हो, चाहे वो मैनेजरियल काम हो, हर काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। दूसरा प्रिंसिपल इन्होंने दिया अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का। अगर किसी व्यक्ति को हम कोई काम करने की पावर दे रहे हैं, अथॉरिटी का मतलब होता है पावर डिसीजन लेने की, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है किसी भी काम को टाइम पर ख़त्म करने की जिम्मेदारी। तो अगर हम किसी को अथॉरिटी ज़्यादा दे देंगे, पावर ज़्यादा दे देंगे, तो वो मिसयूज़ करेगा, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दे देंगे, पावर्स नहीं देंगे, तो वो डिले होगा काम करने में। इसलिए बोला गया दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए, ना तो किसी को बहुत ज़्यादा पावर दो, ना किसी के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डालो। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। हमारे देश में नेता लोग, पावर बहुत ज़्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत कम है, तो मिसयूज़ होती है पावर, गलत तरीके से यूज़ करते हैं पावर्स का। ऐसे ही होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसके पास पावर ज़्यादा होती है वो मिसयूज़ करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसकी ज़्यादा है, छोटे लेवल पर जो लोग काम कर रहे हैं, उनके पास पावर्स कुछ नहीं है डिसीजन लेने की, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, तो काम कभी टाइम पे नहीं हो पाता। गवर्नमेंट ऑफिस में देख लो, जो नीचे लेवल के लोग हैं उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं होती अपने काम करने की, तो वहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो दोनों चीज़ें चाहिए, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों क्या चाहिए,
बराबर चाहिए। अथॉरिटी शुड बी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरे नंबर पे डिसिप्लिन होना चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स रेगुलेशन, ये सब चीज़ें होनी चाहिए मैनेजमेंट के अंदर। ये अगर कोई मैनेजमेंट कोई कमिटमेंट करता है एम्प्लॉयज़ के साथ कि हम ऐसा करके देंगे, वो बात उन्हें पूरी करनी पड़ेगी। डिसिप्लिन हर एक लेवल पर ज़रूरी है। डिसिप्लिन बताता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर सकते हैं और क्या आप नहीं कर सकते हैं, क्या आपको अलाउड है करना और क्या आपको करना अलाउड नहीं है। ये सब चीज़ें कौन बताता है? डिसिप्लिन। अब क्या बोलता है? यूनिटी ऑफ कमांड आता है प्रिंसिपल। यूनिटी ऑफ कमांड क्या बोलता है? एक वर्कर है, एक वर्कर को एक टाइम पर एक ही बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए। एक वर्कर को एक टाइम पर अगर मल्टीपल जगह से कमांड मिलेगी तो बंदा वो पागल हो जाएगा, वो चुक के वही भाग जाएगा। तो एक टाइम पर एक वर्कर को एक ही बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए। मान लो ये प्रोडक्शन मैनेजर है और ये 4 सीनियर्स हैं, ये बोल रहे बिस्किट बना, ये बोल रहे नमकीन बना, ये बोल रहे चिप्स बना, ये बोला कुरकुरे बना। ये बंदा तो पागल हो जाएगा, मैं किसका डिसीजन पहले मानूँ? तो यहाँ पर बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हो जाएंगी और हो सकता है उसको एक्सक्यूज़ बनाने का भी मौका मिल जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड कहता है एक वर्कर को एक टाइम पर एक ही बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए। ऑर्डर किससे मिलना चाहिए? एक ही जगह से मिलना चाहिए। उसके बाद जस्ट एक प्रिंसिपल आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। पूरी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, लेकिन सबका गोल एक ही होना चाहिए, सबका टारगेट एक है। जैसे हमारे देश में आप कह सकते हो नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, तीनों लोग काम करते हैं। तीनों लोग अलग अलग तरीके से काम करते हैं, तीनों के डिपार्टमेंट्स बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन तीनों का गोल एक है, देश की रक्षा करना। तो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो सकते हैं, डिपार्टमेंट्स बहुत सारे हो सकते हैं, एक्टिविटीज़ बहुत सारी हो सकती हैं, फंक्शंस बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन गोल एक होना चाहिए। पूरी ऑर्गेनाइजेशन एक ही गोल को प्राप्त करने के लिए काम कर रही हो। उसके बाद आता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। पूरी ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी एम्प्लॉय को अपने बारे में नहीं सोचना है, पहले किसके बारे में सोचना है? ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना है। ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा पहले, हमारा फ़ायदा बाद में। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचो, फिर अपने बारे में सोचो, अपना फ़ायदा बाद में। जैसे आर्मी वाले अपने घर के बारे में बाद में सोचते हैं, देश के बारे में पहले सोचते हैं। तो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को ध्यान में नहीं रखना है, पहले ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को ध्यान में रखना है। 7th प्रिंसिपल आता है रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन। एम्प्लॉय को सही सैलरी देनी है, हर व्यक्ति को उचित सैलरी देनी है, ना कम देनी है ना ज़्यादा देनी है, सही सैलरी देनी है। जितना उसने काम किया उसका उचित पेमेंट उसको मिलना चाहिए। पता कैसे चलता है? मिनिमम वेज एक्ट देखो वो क्या कहता है। दूसरे नंबर पे देखो कि कॉम्पिटिटर्स क्या सैलरी दे रहे हैं और आपकी खुद की औकात कितनी है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किसी बंदे का रेम्यूनरेशन डिसाइड करोगे तो वो कभी छोड़ कर नहीं जाएगा। फिर आता है हमारा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। क्या बोलता है? पूरी ऑर्गेनाइजेशन में अगर डिसीजंस लेने की पावर एक ही हाथ में है टॉप लेवल के पास, तो वो सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। अगर डिसीजन मेकिंग की पावर पूरी ऑर्गेनाइजेशन में डिवाइड हो चुकी है तो उसको डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। तो बोला गया सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों ही बेकार हैं, दोनों ही बेकार है। ना तो कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, ना कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन होगा तो डिले होगा डिसीजन लेने में और टॉप लेवल पागल हो जाएगा काम कर करके। डिसेंट्रलाइजेशन होगा कंप्लीट तो डिसीजन लेने में टाइम लगेगा, डिसीजन लेने में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन मिसयूज हो सकता है अथॉरिटी का। डिस्ट्रीब्यूशन हर एक लेवल पर, काम में लापरवाही हो सकती है, गलत काम हो सकते हैं। तो बोला गया रूटीन नेचर के कामों को डिसेंट्रलाइज कर दो, डेली के कामों को डिसेंट्रलाइज कर दो, और जो मेन काम है प्लानिंग करना, पॉलिसी बनाना, टारगेट सेट करना, उसको सेंट्रलाइज रखो। इससे क्या होगा? दोनों चीज़ों को फायदा मिलेगा, सेंट्रलाइजेशन का भी फायदा मिलेगा और डिसेंट्रलाइजेशन का भी फायदा मिलेगा। फिर आता है हमारा प्रिंसिपल स्केलर चेन। बोला गया कम्युनिकेशन जो होना चाहिए वो चेन में होना चाहिए, हमेशा सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए। ये बंदा इसको ऑर्डर दे, ये बंदा इसको ऑर्डर देगा, ये बंदा इसको ऑर्डर देगा, ये बंदा इसको ऑर्डर देगा, ये इसको ऑर्डर देगा। हर सुपीरियर सिर्फ अपने सबऑर्डिनेट के साथ कम्युनिकेट कर सकता है या अपने सुपीरियर के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, और किसी भी लेवल पर कम्युनिकेशन अलाउड नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बोला गया अगर कभी इमरजेंसी की सिचुएशन है तो कोई भी एम्प्लॉय किसी भी लेवल का हो वो किसी के साथ भी कम्युनिकेट कर सकता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर लेवल। वी आर यूजिंग गैंग प्लैंक का इस्तेमाल करके पूरी ऑर्गेनाइजेशन में किसी के साथ भी कम्युनिकेट कर सकता है। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। हर सामान को, हर चीज़ को, हर एम्प्लॉय को बिठाने की एक सही जगह होनी चाहिए। यहाँ पे ऑर्डर का मतलब कमांड नहीं है, हर एक सामान और हर एक इंसान दोनों को रखने की जगह सही होनी चाहिए और परफेक्ट होनी चाहिए, और पता होना चाहिए हर व्यक्ति को कोई वो सामान कहाँ पे रखा हुआ है और वो एम्प्लॉय कहाँ पे बैठता है, ताकि किसी भी सामान या इंसान को ढूंढने में टाइम, एनर्जी, मनी का वेस्ट ना करना पड़े। ये बोला गया। उसके बाद बोला गया इक्विटी। हर व्यक्ति के साथ हमें इक्वल व्यवहार करना है, हमें किसी के साथ कोई भी किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं करना है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, जेंडर, इक्वालिटी, नेशनैलिटी और लैंग्वेज, कलर, हाइट। इन बेसिस पर किसी के साथ हमें कोई भी भेदभाव नहीं करना। इंटेलिजेंसी की बेस पे हो सकता है, क्वालिफिकेशन की बेस पे डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है। कोई ज़्यादा बहुत इंटेलिजेंट है ये कम है, कोई बहुत होशियार है कोई कम है, इस बेस पर डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। वो
MBA करके आया है, एक सिर्फ 12th पास है, तो डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है एजुकेशन के बेस पर। लेकिन क्वालिफिकेशन के बेस पर, सॉरी, लेकिन कलर, जेंडर, रिलीजन, कास्ट, नेशनैलिटी, लैंग्वेज, इस बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं करना है हमें किसी के साथ। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सन, एक एम्प्लॉय को जिस जगह पे काम पे रखा है उसको परमानेंटली वही काम करो, बार बार उसकी जॉब चेंज मत करो, बार बार जॉब चेंज करेगा तो बंदा पागल हो जाएगा, स्टेबिलिटी दो उसको एक काम को करने की। फिर आता है इनिशिएटिव, हर बंदे को अपनी तरफ से कुछ नया करने का मौका दो, एम्प्लॉयज़ को सेल्फ मोटिवेट करो, उनको बोलो कि वो खुद अपनी तरफ से कोई स्टेप लें, खुद वो अपनी तरफ से कुछ आगे बढ़े, इनिशिएटिव का मैं उनको रूल दो। स्प्रिट डिकॉप, पूरी टीम को मिलकर काम करना है, इंडिविजुअली काम नहीं करना है। ऐसा नहीं है मेरा काम बन हो गया अब मैं चला, आपको दूसरे की हेल्प करनी है, टीम की तरह काम करना है, आई को वी के साथ रिप्लेस करना है, कोऑर्डिनेशन लाना है टीम में, इनकरेज करना है टीम स्पिरिट, टीम यूनिटी होनी चाहिए पूरे मिलकर। ऐसा नहीं है एक बंदा बस सो रहा है, दूसरे लोग काम कर रहे हैं और दूसरा को ऊपर काम डाले जा रहा है, या फिर एक बंदे ने जल्दी जल्दी काम खत्म कर लिया और दूसरे को बोला तुम लोग करो मैं चला, दूसरों को हेल्प करो भाई। तो टीम वाली फीलिंग होनी चाहिए यहाँ पर। तो जहाँ तक टेलर फ्योल के प्रिंसिपल्स ख़त्म होते हैं आपको पता ही है। अब आते हैं हमारे टेलर दादा, टेलर दादाजी की बात आती है, दादाजी की बात आती है। 1 घंटा हो गया मेरे को क्लास लेते लेते पूरा, तो मैं थोड़ा सा आपको बोलूँगा कि टेलर दादा के प्रिंसिपल स्टार्ट करने से पहले हम 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 2 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, मैं आता हूँ, आप लोग तब तक बुक देखिए। चलिए तो मैं आ गया, कंटिन्यू करते हैं हम अपनी क्लास को आगे। हाँ,
क्या आ गया। हाँ, तो हम लोगों ने कहाँ तक कंटिन्यू कर लिया, हम लोगों ने फ्योल के प्रिंसिपल्स को ख़त्म कर लिया। अब हम टेलर दादा के बारे में फिर से जानते हैं। ये टेलर दादा कौन थे, कहाँ से आए थे, कौन है वो, कहाँ से वो आया। ये मैं कहूँ पेन क्यों नहीं चल रहा, उल्टा पेन चला रहा हूँ। हाँ भाई लोगों, देखो तो टेलर दादा को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बोला जाता है। इनका पूरा नाम था फ्रेडरिक विंसलो टेलर। यूएसए में जन्म हुआ था 1856 में। ज्वाइन किया था इन्होंने मिडविल स्टील कंपनी को एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर। और इन्होंने अपन अब ये साइंस इंजीनियर थे तो इन्होंने अपना साइंस बैकग्राउंड यूज़ किया और इन्होंने साइंटिफिक स्टडीज़ की। इनको इसलिए फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बोला जाता है। साइंटिफिक का मतलब है कैलकुलेटिव। साइंटिफिक का मतलब कह सकते हो कैलकुलेटिव। हर चीज़ को कैलकुलेट करके इन्होंने किया। ऐसा नहीं है तुक्का लगा ऐसा कर दो वैसा कर दो, ऐसा नहीं है। हर चीज़ को कैलकुलेट किया, डिसीजन एनालाइज किया, चीज़ों को रिजल्ट्स को एनालाइज किया, तब जाके कोई डिसीजन लिया। इसलिए उनको बोलते हैं फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब इन्होंने पहला प्रिंसिपल जो दिया, इनके 4 प्रिंसिपल्स हैं, 9 टेक्निक्स हैं। तो पहला प्रिंसिपल इन्होंने दिया साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब। बोले साइंस कोई रूल ऑफ थंब नहीं है, साइंस कोई रूल ऑफ थंब नहीं है। हर काम को कर, रूल ऑफ थंब का मतलब होता है डिक्टेटरशिप, तानाशाही। तो बोलते हैं साइंस, साइंटिफिक लिखा है यहाँ पे गलत हो गया, साइंस है यहाँ पर साइंस है। बोले मैनेजमेंट जस्ट साइंस, रूल ऑफ थंब तानाशाही नहीं है हिटलर जैसी कि जो मन आए मन में डिसीजन लिया और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, चाहे वो डिसीजन सही हो या गलत हो। बोला गया मैनेजमेंट में भी ऐसा ही है। मैनेजमेंट में भी कोई डिसीजन साइंस रूल ऑफ थंब नहीं है। तुक्का लगाना नहीं है, कोई भी काम करने से पहले तुक्के नहीं लगाने। हर काम को करने से पहले उससे जुड़े हुए सारे कैलकुलेशंस कर लेने हैं। अगर कोई मेथड चूज़ करना है तो मेथड जितने भी अवेलेबल है ना वो सारे चूज़ कर लो। किसी का एक्सपीरियंस इंट्यूशन को यूज़ नहीं करना है, किसी की विल, किसी की इच्छा नहीं होनी चाहिए। हर काम जो होना चाहिए वो साइंटिफिक इंक्वायरी के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। साइंटिफिक इंक्वायरी का मतलब है आपको मटेरियल कौन सा लगाना है, हाइपोथेसिस, कंक्लूजन, प्रोसीजर, स्टेटमेंट, मतलब हर चीज़ आपको, हर चीज़ स्टेटमेंट्स लेने हैं, रिजल्ट्स लेने हैं, कैलकुलेशंस करने हैं। हर कोई काम, हर एक डिसीजन जो भी मैनेजमेंट के अंदर लिया जाएगा वो किसी के एक्सपीरियंस, किसी के इंट्यूशन, किसी के विल, किसी की इच्छा शक्ति पर डिपेंड नहीं करेगा। वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, वो डिपेंड करेगा इंक्वायरी के ऊपर, साइंटिफिक इंक्वायरी के ऊपर, कैलकुलेशंस के ऊपर। कैलकुलेशंस करने के बाद डिसीजन लोगे, हिट एंड मिस मेथड नहीं लोगे कि तुक्का लगाया और वो गलत हो गया, ऐसा नहीं। कैलकुलेशंस करो फिर जाके डिसीजन लो कि ये डिसीजन हमारा सही है। तो इस बेस पर हमें डिसीजन लेना है। अब दूसरे नंबर पे है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। बोलते हैं मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता है। मैनेजमेंट वर्कर्स के लिए बुरा सोचता है, वर्कर्स मैनेजमेंट के लिए बुरा सोचते हैं। तो बोला गया कि दोनों के बीच में एकता होनी चाहिए, दोनों के बीच में यूनिटी होनी चाहिए। दोनों के बीच में यूनिटी कैसी लाई जाएगी, मेंटल रेवोल्यूशन करके। दोनों का अपने एक दूसरे को प्रति देखने का नज़रिया चेंज करना पड़ेगा, दोनों को एक दूसरे के प्रति अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। और मैनेजर्स को भी अपने बिजनेस के प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हमेशा वर्कर्स के बीच में शेयर करना चाहिए, ताकि वर्कर्स को भी मोटिवेशन बना रहे मैनेजमेंट में काम करने का। तो मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। उसके बाद आया कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इसका एक कदम आगे, अब यूनिटी तो ला दी, अब हर काम में मैनेजर्स को बोला गया कि वर्कर्स को इन्वॉल्व करो, हर एक स्टेज पर वर्कर्स को जोड़ो, उनके साथ मिलो, उनको डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करवाओ। ऐसा नहीं अभी तो यूनिटी बस आई है, अभी तो एक मन मुटाव खत्म हुए हैं, अब उनको घर में इन्वॉल्व करो। जब भी कोई डिसीजन लेने बैठो तो वर्कर से पूछ लो, कोई टारगेट देने बैठो तो वर्कर से पूछ लो, तो उनके साथ कॉपरेट करो। इंडिविजुअलिज्म ना करो, अपनी अपनी मत करो कि हमें ही बस ने सब डिसीजन ले लिए, बात खत्म, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। तो वर्कर के साथ सब कुछ पूछकर काम करना चाहिए। तो ये हो गया कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अब इंडिविजुअल इसमें एक चीज़ और बोलेगी, वर्कर से आइडियाज़ लेते रहो, उनके सजेशंस लेते रहो। और वर्कर कोई अच्छा आइडिया देता है तो उसके बदले अलग से उसको कुछ रिवॉर्ड दो। फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ द वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। एक चीज़ और बोली एक प्रिंसिपल के अंदर, इस प्रिंसिपल के अंदर, कि वर्कर्स को बड़े ध्यान से सिलेक्ट करो। किसी भी वर्कर को कोई भी वर्कर अंधाधुंध मत सिलेक्ट कर लो, वर्कर को बड़े ध्यान से सिलेक्ट करो। और एक बार अगर आपने वर्कर सिलेक्ट कर लिया है तो फिर उस बंदे को इतनी ट्रेनिंग दो कि उस बंदे से कोई एक्सपर्ट ज़्यादा हो ही ना। दिमाग के बल्ब तो पहले ही लगे हुए थे, बस उनको रोशन हो जाए। वो ट्रेनिंग इतनी दे दो, मतलब एक तो बंदा बड़ा काबिल सेलेक्ट करो, काबिलियत उसकी और डबल कर दो बाय गिविंग द ट्रेनिंग। उसको इतनी ट्रेनिंग दे दो कि वो बंदा एक्सपर्ट हो जाए, उससे अच्छा कोई काम कर ही ना सके। ये कुछ प्रिंसिपल्स थे जो टेलर ने हमें दिए थे। अब बात आती है कुछ टेक्निक्स की। टेलर दादा ने कुछ हमें टेक्निक्स भी दी थी। आप कुछ बुक्स में उसको 5 में दिखाया गया, कुछ में 9 में दिखाया गया है वो पूरी हैं।
एक टेक्निक को 4 टेक्निक को एक हेडिंग के अंदर डाल दिया गया तो वो कम हो जाती हैं। ऐसे पढ़नी हमें 9 की 9 ही है। तो पहली टेक्निक जो आती है वो आती है फंक्शनल फोरमैनशिप। अब इसमें क्या बोलता है टेलर दादा? टेलर दादा बोलते हैं फैक्ट्री में काम का बर्डन बहुत ज़्यादा होता है, फैक्ट्री मैनेजर के पास काम का बर्डन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए काम को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। एक बनाओ फैक्ट्री में प्लानिंग इंचार्ज, एक बनाओ फैक्ट्री में प्रोडक्शन इंचार्ज। एक होना चाहिए फैक्ट्री में प्लानिंग इंचार्ज, एक होना चाहिए प्रोडक्शन इंचार्ज। अब प्लानिंग इंचार्ज का काम सिर्फ प्लानिंग से रिलेटेड होना चाहिए और प्रोडक्शन इंचार्ज का काम सिर्फ प्रोडक्शन से रिलेटेड होना चाहिए। प्लानिंग इंचार्ज क्या करेगा? रूट डिसाइड करेगा एक्टिविटीज़ का, इंस्ट्रक्शंस देगा वर्कर्स को। मतलब यहाँ पे प्लानिंग इंचार्ज के अंडर में 4 फोरमैन काम करेंगे और प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर भी 4 फोरमैन काम करेंगे। प्लानिंग इंचार्ज के अंदर जो सबसे पहला फोरमैन काम करेगा वो होगा रूट क्लर्क। रूट डिसाइड करेगा प्रोडक्शन का रूट क्या रहेगा, सीक्वेंस क्या रहेगी, फर्स्ट स्टेज क्या रहेगी, सेकंड स्टेज क्या रहेगी, थर्ड स्टेज क्या होगी, फोर्थ स्टेज क्या होगी, फिफ्थ स्टेज क्या होगी, सिक्स स्टेज क्या होगी, सेवन्थ स्टेज क्या होगी, एट्थ स्टेज क्या होगी, नाइन्थ स्टेज क्या होगी, 10th स्टेज क्या होगी, 11th स्टेज क्या होगी और 12th स्टेज क्या। मतलब ये स्टेज सीक्वेंस क्या रहेगा एक्टिविटीज़ का, प्रोडक्शन करने का सीक्वेंस क्या होगा, ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है हमारा रूट क्लर्क। दूसरा काम क्या करता है? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। दूसरों को वर्कर्स को क्या देना? इंस्ट्रक्शंस देना। दूसरों को बताने का काम कि बेटा देख तेरे को ये काम करने हैं, ये इस तरीके से करना है, इस काम को ऐसे किया जाता है। तो ये क्या दे रहा है? इंस्ट्रक्शन दे रहा है। तीसरा आता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। ये बंदा डिसाइड करता है किस काम को करने में कितना टाइम लगेगा, किस काम को करने में कितना टाइम लगेगा और किस काम को करने में कितना खर्चा आएगा, ये डिसाइड करेगा हमारा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। फिर आता है हमारा डिसिप्लिनियन। डिसिप्लिनियन क्या करेगा? ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन मेंटेन करेगा कि कोई गलत हरकतें तो नहीं कर रहा, टाइम पे काम कर रहे हैं सब लोग, कोई सिगरेट विगरेट पीने तो नहीं चला गया, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये चौथा बंदा होगा डिसिप्लिनियन। तो ये पहले अंदर मैंने बोला ना प्लानिंग इंचार्ज के अंदर ये 4 लोग होंगे, रूट डिसाइड करना, इंस्ट्रक्शंस देना, टाइम डिसाइड करना हर एक काम को करने का और का खर्चा, और डिसिप्लिन मेंटेन करवाना। फिर आता है प्रोडक्शन इंचार्ज। प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर 4 लोग आते हैं, इनका काम सिर्फ क्या होता है? प्रोडक्शन करना होता है। प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर 4 लोगों में सबसे पहले आता है हमारा गैंग बॉस। सबसे पहले आता है हमारा गैंग बॉस। गैंग बॉस क्या करता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर अरेंजमेंट ऑफ द मशीनरीज। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? सभी मशीनरीज को अरेंज करने में। मशीनरीज एंड रिसोर्सेज भी कह सकते हो, जितने भी रिसोर्सेज की जरूरत है प्रोडक्शन करने के लिए वो सारे के सारे रिसोर्सेज को अरेंज करने का काम करता है हमारा गैंग बॉस। फिर आता है स्पीड बॉस। स्पीड बॉस की जिम्मेदारी होती है कि टाइम पर काम को खत्म करवाना। रिपेयर बॉस की जिम्मेदारी होती है कि वर्किंग कंडीशन में रखना सारी मशीनरीज को, मशीनरीज की टाइम टू टाइम रिपेयर सर्विसेज उनका रिप्लेसमेंट होता रहे। इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी होती है क्वालिटी जो है सामान की वो बनी रहे, जल्दी जल्दी में प्रोडक्ट की जो हम बना रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो गंदा ना बन जाए। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी की जिम्मेदारी होती है हमारी इंस्पेक्टर की। तो ऑपरेशनल डिपार्टमेंट में ये आते हैं, प्लानिंग डिपार्टमेंट में ये 4 लोग आते हैं। ये पहली टेक्निक थी फंक्शनल फोरमैनशिप। इससे क्या होगा? स्पेशलाइजेशन आएगा, एक्सपर्टीज आएगी काम करने में और हर वर्कर बहुत ही एक्सपर्ट तरीके से काम कर पाएगा। फिर आता है दूसरा स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। अपने काम के स्टैंडर्ड्स फिक्स कर दो और अपना काम जितना सिंपल कर सको उतना सिंपल करने की कोशिश करो, इस टेक्निक में बोला गया। मतलब हजारों काम करने से अच्छा गिनती के कुछ ही प्रोडक्ट बनाओ, लेकिन उनका साइज, टाइप, वेट वो क्लियर होना चाहिए। बार बार चेंज ना करो, 1000 टाइप के प्रोडक्ट मत बनाओ, 8 ही टाइप के प्रोडक्ट बनाओ, लेकिन ऐसे बनाओ कि बेस्ट क्वालिटी के हो। तो पहले तो अपने काम को स्टैंडर्ड कर दो कि यही करना है, यही करना है, यही करना है, और फिर उस काम को जितना सिंपल कर सको उतना सिंपल करने की कोशिश करो। हर चीज़ के स्टैंडर्ड्स फिट होने चाहिए, हर चीज़ के स्टैंडर्ड्स आपके पास फिट होने चाहिए। टारगेट क्या है वर्कर्स का, एक यूनिट को बनाने का टाइम कितना लगेगा, एक महीने में कितना टारगेट अचीव हो सकता है, एक बंदा सेल कितनी कर सकता है एक दिन में कितना प्रोडक्शन होता है। हर चीज़ के स्टैंडर्ड होने चाहिए, कितने साइज़ का प्रोडक्ट बनाना है, कितने टाइप का प्रोडक्ट, हर चीज़ के क्या होने चाहिए? स्टैंडर्ड्स फिट होने चाहिए। और फिर उन स्टैंडर्ड्स के बाद सिंपल करने की कोशिश करो कि अननेसेसरी जो एलिमेंट्स हैं उनको डिलीट करते जाओ, अननेसेसरी वर्क है उनको डिलीट करते जाओ, सिंपल होता जाएगा काम। सिंप्लीफिकेशन का मतलब ये है, देख लीजिए, ऐसे ना ईंटें धो, ऐसे ढो, ऐसे ना नाव चलाओ, ऐसे चला लो, अपने दिमाग को बंद मत रखो, खोल लो, तो अपना काम आपका सिंपल हो सकता है। फिर आती है तीसरी स्टडी, वर्क स्टडी। तीसरी स्टडी आती है वर्क स्टडी। वर्क स्टडी मैं बताता हूँ आपको क्या होती है। इससे पहले मैं आपको एक और 3-4 स्टडी बढ़ाना चाहता हूँ। सबसे पहली स्टडी आती है फटीग स्टडी। फटीग स्टडी आती है कि एक एम्प्लॉय को रेस्ट देना है। अब एक एम्प्लॉय को एक दिन में कितना रेस्ट देना है, कितनी बार रेस्ट देना है, और 2 रेस्ट के बीच में गैप कितना रहेगा, वो डिसाइड करता है फटीग स्टडी। तो इसको क्या करते हैं, हम एवरेज ले लेते हैं, सभी वर्कर्स को एक साथ काम पे लगाते हैं, जब वो थक जाते हैं टाइम नोट कर लेते हैं कितने टाइम बाद थक जाते हैं, उस हिसाब से हम उनका एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियोस में पढ़ा है, वहाँ पे देख सकते हो। बस मैं याद दिलवा रहा हूँ, फटीग स्टडी क्यों दी जाती है, ये कैलकुलेट करने के लिए
कि एक वर्कर को एक दिन में कितने रेस्ट देना है, एक रेस्ट का कितना ड्यूरेशन रहेगा और दो रेस्ट के बीच में गैप कितना रहेगा। मेथड स्टडी किस लिए की जाती है? मेथड स्टडी की जाती है बेस्ट मेथड को फाइंड करने के लिए। हर काम को करने के कई सारे मेथड होते हैं, हमें लेकिन फोकस करना पड़ता है कि हमारा काम को करने का बेस्ट मेथड कौन सा रहेगा, हम किस तरीके से अपने काम को बेस्ट तरीके से कर सकते हैं। तो सभी मेथड्स को ट्राई किया जाता है, जो सबसे बेस्ट रिजल्ट देता है, जिसमें सबसे कम नेगेटिव बातें होती हैं और जिसमें सबसे ज़्यादा पॉजिटिव बातें होती हैं, उस मेथड को हम लोग चूज़ कर लेते हैं। टाइम स्टडी की जाती है, तीसरी स्टडी, ये डिसाइड करने के लिए कि एक आदमी को एक दिन में कितना काम करना है, स्टैंडर्ड टाइम कितना लगेगा, एक काम को करने में टाइम कितना लगेगा। फॉर एग्जांपल हमें एक टीवी मैन्युफैक्चर करना है, तो एक टीवी को बनाने में कितना टाइम लगेगा, उस टीवी को बनाने में अच्छा एक वर्कर एक दिन में कितने टीवी मैन्युफैक्चर कर सकता है। आपके पास अगर 1000 टीवी बनाने का ऑर्डर आ गया तो कितने वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी एक दिन के अंदर उतने टीवीज मैन्युफैक्चर करने के लिए। और आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा कौन से आपके अच्छे वर्कर्स हैं, कौन से आपके खराब वर्कर्स हैं। इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, टाइम स्टडी करते हैं। फिर आती है हमारी मोशन स्टडी। मोशन स्टडी क्यों करते हैं? जो वर्कर्स हमारे वेस्टफुल एक्टिविटीज़ करते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन में आकर, टाइम पास कर रहे हैं आकर, उन टाइम पास वाली एक्टिविटीज़ को ख़त्म करना, वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को ख़त्म करना। कोई हाथ मिला रहा है एक दूसरे के साथ, कोई हैंड शेक कर रहे हैं, कोई गप्पे लगा रहे हैं, कोई यहीं पे बैठ के सिगरेट पी रहे हैं, हाँ, कुछ भी हो सकता है। तो ये मोशन स्टडी यही देखता है कि वर्कर्स पूरे दिन में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ उनकी प्रोडक्टिव है और कौन सी अनप्रोडक्टिव। कई बार काम की एक्टिविटीज़ भी बेकार हो जाती है, जैसे कोई सामान है बार बार ख़त्म हो जाता है, बाजार बाजार बार बार ले जाना पड़ता है, बार बार बाजार जाना पड़ता है, तो ये टाइम ही वेस्ट कर रहा है वर्कर का, एनर्जी वेस्ट कर रहा है। तो आप वर्कर्स के मूवमेंट्स को देखो कि वर्कर्स कौन कौन से मूवमेंट्स कर रहे हैं, उनमें से प्रोडक्टिव मूवमेंट्स कौन से, अनप्रोडक्टिव कौन से, काम की चीज़ें कौन सी की उसने, ना काम की कौन सी चीज़ें की। फिर देखो कि उनमें से जो काम की चीज़ें थी वो तो ठीक थी, जो नाकाम की चीज़ें थी उनको ख़त्म कैसे किया जा सकता है, और उनको ख़त्म करने के लिए कौन सा टूल या डिज़ाइन या कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सामान, कोई इक्विपमेंट डिज़ाइन किया जा सकता है जिससे अनप्रोडक्टिव मूवमेंट खत्म हो। अब मान लो रॉ मटेरियल लेने के लिए बार बार छत पर जाना पड़ता है, तो हमने क्या कर दिया, ऊपर ना रखते हुए रॉ मटेरियल अपने बगल में ही रख लिया ताकि हमें बार बार ना जाना पड़े। तो हमने क्या कर दिया, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को प्रोडक्टिव में कन्वर्ट कर दिया। अब बार बार किसी सामान को नीचे उठाने के लिए झुकना पड़ता, तो बगल में एक टेबल लगा दी, उसके ऊपर सामान रख दिया। टीचर्स को बार बार ऊपर जाना पड़ता है थर्ड फ्लोर पर पढ़ाने के लिए, टीचर्स की सांस फूल जाती है, तो उसके लिए लिफ्ट लगा दी। तो इक्विपमेंट यूज़ किया, तो ये किस में आता है, मोशन स्टडी के अंदर आता है। ये केस स्टडीज़ के एग्जाम्पल थे कुछ। अच्छा, एक और तरीका, अच्छा इन चारों स्टडी को अगर हम प्लस करें, ये जो चारों स्टडी मैंने बताई, फटीग स्टडी, फटीग स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी और टाइम स्टडी, इन चारों को प्लस करेंगे तो बनती है हमारी वर्क स्टडी। तो वर्क स्टडी का मतलब वही अपने काम को बेस्ट तरीके से परफॉर्म करवाना, अपने काम को बेस्ट तरीके से परफॉर्म करवाना है, वो हमें वर्क स्टडी बताती है। अच्छा, फिर आता है हमारा अगला प्रिंसिपल, डिफरेंशियल पीस बेस सिस्टम। डिफरेंशियल पीस बेस सिस्टम में क्या होता है, बोलते हैं हर वर्कर को अलग पेमेंट करो, सेम पेमेंट मत करो। देखो पेमेंट दो हिसाब से होती है, आपको भी पता होगा, एक टाइम के हिसाब से पेमेंट होती है, एक टाइम के हिसाब से पेमेंट होती है और एक काम के हिसाब से पेमेंट होती है। एक बंदा कितनी देर तक काम कर रहा है, एक महीने की उसकी सैलरी फिक्स हो जाती है, महीने की, हफ्ते की सैलरी फिक्स हो जाती है, फिर चाहे वो काम ज़्यादा करे चाहे काम करे, वो होता है टाइम वेस्ट सिस्टम। एक होता है पीस वेस्ट सिस्टम, तुमने जितना काम किया तुम्हारा उतना पेमेंट, तुमने जितना काम किया तुम्हारा उतना ज़्यादा पेमेंट। अब आपको पता है कि पीस वेस्ट सिस्टम में एम्प्लॉय ज़्यादा काम करेगा क्योंकि उसको पता है उसे ज़्यादा पेमेंट चाहिए, तो पीस वेस्ट सिस्टम तो सही था। फिर हमारे टेलर दादा इसके एक कदम आगे पहुंच गए, बोले पीस वेस्ट तो दो लेकिन डिफरेंशियल दो, उसमें भी अलग कर दो। जो हमारे एफिशिएंट वर्कर्स हैं उनका पेमेंट ज़्यादा रखो और जो इनएफिशिएंट वर्कर हैं उनका पेमेंट कम रखो। जो एफिशिएंट होंगे वो और ज़्यादा पेमेंट बढ़ाने के चक्कर में और ज़्यादा मेहनत करेंगे, और जो इनएफिशिएंट होंगे वो एफिशिएंट होने की कोशिश करेंगे ताकि उन्हें का भी पेमेंट बढ़े। तो एक ही काम का अलग अलग पेमेंट। अगर कोई बंदे को बोला गया कि तुम्हें 10 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने हैं एक दिन में, अगर तुमने 10 यूनिट मैन्युफैक्चर कर लिए तो 100 रुपये पर यूनिट के हिसाब से पेमेंट मिलेगा, और अगर नहीं किया तो 90 रुपये यूनिट के हिसाब से मिलेगा। तो क्या होगा, हर वर्कर 10 यूनिट्स को अचीव करना चाहेगा, तो इससे क्या होगा, वर्कर्स का मोटिवेशन बना रहेगा। एक होता है मेंटल रेवोल्यूशन, आखिरी टेक्निक है हर व्यक्ति की दिमाग की थिंकिंग को चेंज करना। मतलब वर्कर्स और मैनेजमेंट जो एक दूसरे के लिए भला बुरा सोचते हैं ना, ये भला बुरा सोचना बंद कर देना। एक दूसरे के लिए भला बुरा नहीं सोचना है। मैनेजमेंट को पता होना चाहिए कि वर्कर्स के बिना हमारा काम नहीं हो सकता, वो वर्कर्स को पता है हम लोग काम करने के लिए आए हैं, तो हम काम नहीं करेंगे तो कौन काम करेगा, तो अल्टीमेटली मैनेजमेंट हम ही से काम करवाएगा। तो दोनों को एक दूसरे के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना है, एक दूसरे को सपोर्टिव एटीट्यूड डेवलप करना है, ना कि एक दूसरे को अपोज करने का एटीट्यूड डेवलप करना। इसी को बोलते हैं मेंटल रेवोल्यूशन करना। तो अब ये कुछ मॉडर्न टेक्निक है, इसको हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोगों को मन करो तो पढ़ सकते हो। 2 टॉपिक और बचते हैं अभी इस टॉपिक से, इस चैप्टर से। डिफरेंशिएट बिटवीन टेलर एंड फ्योल,
उनके दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए और दोनों के बीच में कॉमन चीज़ें बताने के लिए। वो आपका होमवर्क रहता है, हमेशा आपको खुद करना पड़ता है। ये चैप्टर भी हमारा रिवाइज हो गया। मैंने जल्दी जल्दी किया, मैंने बोल रहा हूँ आपको जो टॉपिक ना समझ में आया, जो टॉपिक ना समझ में आया हो, मेरी डिटेल वीडियो डली हुई है वहाँ इसी चैनल पर डली हुई है, फ्री में है, सब लोग आराम से उनको देख लीजिए, पूरे डिटेल में पढ़ाया है, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो हमारे 2 चैप्टर हो गए। अब हम लोग तीसरे चैप्टर की तरफ प्रस्थान करते हैं। तीसरे चैप्टर पे हम लोग आ रहे हैं। तीसरे चैप्टर का नाम होगा, आप लोगों को पता होगा, इसका नाम है हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट। चल भैया आ जाओ भैया, बिजनेस इन्वायरमेंट कहाँ रह गए हो? चलिए, तो ये रहा आपका नेक्स्ट चैप्टर, नाम है बिजनेस इन्वायरमेंट, क्लास 12th। चैप्टर नंबर 3, छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा चैप्टर है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है भाई लोगों, आप लोगों को पता होगा। हमारे बिजनेस के आसपास जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं उन सबको मिलाकर बनता है हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट। हमारे समाज में जिस जगह पर हम रहते हैं उसके आसपास जितने भी सराउंडिंग के आसपास जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं ना, उन सबको मिलाकर हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट बनता है। तो 2 तरह का होता है, एक इंटरनल इन्वायरमेंट होता है और एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है। इंटरनल इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होता है और इन चीज़ों पर हमारा कंट्रोल होता है, इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बाहर का होता है। अब ये भी 2 तरीके का होता है, एक माइक्रो होता है, एक मैक्रो होता है। माइक्रो मतलब जो हमारे साथ डायरेक्टली रिलेट करता है, तो बाहर के लोग लेकिन हमारे बिजनेस के साथ डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, हमारे कस्टमर, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स, पब्लिक, फ्रेंचाइजीज एंड मार्केट इंटरमीडिएटरीज। मैक्रो इन्वायरमेंट वो होता है जो बिजनेस के बाहर के लोग हैं और बिजनेस के साथ डायरेक्टली नहीं जुड़े हुए हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर, सोशल फैक्टर, डेमोग्राफिक, पॉलिटिकल, सरकारें बदल रही हैं, देश में इन्फ्लेशन आ रहा है, कोरोना आ रहा है, दैट ऑल आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट। तो आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स पे ध्यान देना पड़ता है और मैक्रो लेवल के फैक्टर्स पे ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल के बिल्कुल बाहर होते हैं। माइक्रो को तो फिर भी थोड़ा बहुत आप कंट्रोल कर सकते हो, माइक्रो फैक्टर्स को, लेकिन मैक्रो फैक्टर्स को तो आप बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते। डेट ऑल टोटली बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस, बट सम हाउ दे इफेक्ट अवर बिजनेस, सम हाउ दे आर अफेक्टिंग अवर बिजनेस। तो बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है? बिजनेस इन्वायरमेंट रेफर्स टू ऑल द फैक्टर्स, फोर्सेज, इंस्टीट्यूशंस एंड इंडिविजुअल्स। हर वो फैक्टर, हर वो फोर्स, हर वो इंस्टीट्यूशन और हर वो इंडिविजुअल, हर वो चीज़ जो बिजनेस के कंट्रोल के बाहर है, जिसके ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं है, लेकिन वो हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है, तो वो हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट है। और बिजनेस इन्वायरमेंट की कंप्लीट अवेयरनेस रखनी पड़ती है। आसपास जो भी चीज़ें पाई जाती हैं उन सबकी हमें कंप्लीट अवेयरनेस रखनी पड़ती है, अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ती है। उसी को बोलते हैं हम लोग स्कैनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग रखना, स्कैनिंग उसके बारे में अवेयरनेस रखना, दैट इज कॉल्ड स्कैनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। और बिजनेस इन्वायरमेंट हमें दोनों चीज़ें प्रोवाइड करवाता है, कॉन्स्टेंट्स भी प्रोवाइड करवाता है और अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करवाता है। हमें पता चलता है हमारे सामने कौन कौन सी बाधाएं आने वाली हैं और हमारे सामने कौन कौन से मौके हैं, दोनों हमें पता चलते हैं विद द स्कैनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। अब बात आती है फीचर्स क्या हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के। ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, मतलब सारी चीज़ें जो एक्सटर्नल मैक्रो इन्वायरमेंट के अंदर जितनी भी आती हैं, सारी मैक्रो, जिसको आप लोग कह सकते हो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, ये सब चीज़ें आती हैं। ये सब आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, क्लाइमेट, पॉलिटी, टेक्नोलॉजी, लीगल, कंपटीशन, मीडिया, फैशन, ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। दूसरे नंबर पे आता है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। हर वो चीज़ जो स्पेसिफिक है और जनरल, मतलब इसमें एक्सटर्नल भी आ जाएंगे और आपके कॉम्पिटिटर्स, आपके कस्टमर्स, आपके सप्लायर्स, आपके एम्प्लॉयज़, आपके एम्प्लॉयज़ नहीं, एम्प्लॉयज़ अंदर के होते हैं, बाहर की चीज़ें, कॉम्पिटिटर्स, आपके कस्टमर्स, सप्लायर्स, ये सब चीज़ें आपकी किस में आती है? स्पेसिफिक फोर्सेस में आती हैं। तो ये हो गई स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, ये भी बिजनेस इन्वायरमेंट का पार्ट है। इन्वेस्टर्स, सप्लायर्स, कस्टमर्स, ये सब। उसके बाद जनरल फोर्सेस, पेस्टल, पूरा ये आपका पूरा बिजनेस इन्वायरमेंट है। आप देख लीजिए एक बार ज़रा इसको ध्यान से देख लीजिए। तो देखिए ये आपका बिजनेस है, सबसे अंदर आता है बिजनेस के सिस्टम के अंदर, और सबसे पास में जुड़े हुए जो लोग होते हैं स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में, कस्टमर, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स, एम्प्लॉयज़, हाँ एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट, क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स, ऑनर्स एक्सेट्रा। फिर जनरल में सोशल फोर्सेस, पॉलिटिकल फोर्सेस, टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस, इंटरनेशनल और ग्लोबल फोर्सेस और जनरल इकोनॉमिकल फोर्सेस, ये सब जनरल फोर्स इन्वायरमेंट में आते हैं। फिर आता है हमारा इंटर रिलेशन। हर एक फोर्स एक दूसरे से रिलेटेड है,
हर एक इन्वायरमेंट दूसरे इन्वायरमेंट में से जुड़ा हुआ है। एक चीज़ में चेंज आएगा तो उसका असर दूसरे पे पड़ेगा। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में चेंज आएगा तो इकोनॉमी पे असर पड़ता है। मोदी जी प्रधानमंत्री से हट जाए तो इकोनॉमी पे अलग असर पड़ेगा, और कोई और प्राइम मिनिस्टर आ जाए तो इकोनॉमी पे अलग असर पड़ेगा। तो हर एक इन्वायरमेंट दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड होता है। अनसर्टिनिटी है, कब इन्वायरमेंट में चेंज आ जाए आप बता नहीं सकते। चेंजेस आना निश्चित है, लेकिन चेंज कब आएगा ये निश्चित नहीं है। इन्वायरमेंट में चेंजेस कब आ सकते हैं पता नहीं। डायनामिक नेचर का होता है, हमेशा चेंज होता रहता है, हमेशा कभी भी एक जैसा नहीं रहता। बिजनेस इन्वायरमेंट कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, कब चेंज आएगा पता नहीं, लेकिन चेंज हमेशा होता है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स है, चेंज क्या आएगा, उसका असर क्या पड़ेगा ये तो फिर भी समझ लोगे, लेकिन कितना असर पड़ेगा, कितना नुकसान होगा, कैलकुलेट नहीं कर सकते, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। बिजनेस इन्वायरमेंट को समझना बहुत ही कैलकुलेट है। और रिलेटिविटी, हर जगह का बिजनेस इन्वायरमेंट अलग मिलेगा। बिजनेस इन्वायरमेंट प्लेस टू प्लेस अलग अलग पाया जाता है। इंडिया का बिजनेस इन्वायरमेंट अलग होगा, विदेशों का बिजनेस इन्वायरमेंट अलग होगा। इंपॉर्टेंस क्या है बिजनेस इन्वायरमेंट की, ये हमें अपॉर्चुनिटीज़ को स्कैन करने में मदद करता है, बताता है फ्यूचर में कौन कौन से मौके आने वाले हैं, कौन कौन सी बाधाएं आने वाली हैं, और नहीं कौन कौन से मौके मिलने वाले हैं, और उन मौक़ों का हम सबसे पहले फ़ायदा उठा सकते हैं। मतलब कोई भी चीज़ जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है वो सबसे पहले लाकर पटक दी तो आपका मार्केट में नाम हो गया, सब लोग आपको जानने लगे। इसको कहते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज। सबसे पहले कॉम्पिटिटर से आगे आकर कोई काम कर लेना। इनको मैंने बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स के तहत क्लास में डिटेल में पढ़ाया था। फिर उसके बाद आता है अर्ली वार्निंग सिग्नल। अगर आप मार्केट इन्वायरमेंट स्कैन करते हो तो आपको पता चल जाता है आपके बिजनेस में कौन कौन सी बाधाएं आने वाली हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आपके बिजनेस के सामने आने वाली हैं। उन सभी बाधाओं को समझने में, अंडरस्टैंड करने में मदद करता है बिजनेस इन्वायरमेंट। मार्केट में हमें कौन कौन से रिसोर्सेज को इकट्ठा करना है, इनका रॉ मटेरियल इकट्ठा करना है, उन सबको स्कैन करने में, उन सबको इकट्ठा करने में मदद करता है हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट। मार्केट में आ रहे चेंजेस के साथ एडजस्ट करना और उनके अकॉर्डिंगली अपने आप में चेंजेस लाना, इनमें भी मदद करता है। जब तक अगर आप स्कैन ही नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा मार्केट में कौन सा इन्वायरमेंट में चेंज आया है। तो मार्केट के इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट करना और एडप्ट करना चेंजेस को, उसमें भी मदद करता है हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट, क्योंकि हम पता लग जाता है हमें अपनी प्लानिंग, पॉलिसी, स्ट्रैटेजीज जो भी हम बनाते हैं वो मार्केट के इन्वायरमेंट के हिसाब से तो बताते हैं। फ्यूचर में क्या होने वाला है, कौन सी नई चीज़ आने वाली, वो सब चीज़ें डिपेंड करती हैं बिजनेस इन्वायरमेंट पे। अब और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। फिर आता है प्लानिंग बनाने में, पॉलिसीज़ बनाने में, ये तो बता दिया मैंने। बिजनेस इन्वायरमेंट हमें मदद करता है अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में। जब हम चेंजेस के साथ अपने आप को इम्प्लीमेंट करते जाएंगे, जब मार्केट में आने वाले चेंजेस को हम अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करते जाएंगे, तो हम मार्केट में चेंजेस को इम्प्लीमेंट करके अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को सुधार सकते हैं। जब हर चीज़ हम मार्केट के हिसाब से कर रहे हैं, मार्केट की अपॉर्चुनिटीज़ को टाइम पर ग्रैब कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इससे हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस भी जो होगी इम्प्रूव होगी। अब डायमेंशंस, ये सबसे मेन क्या क्या डायमेंशंस है, 5 देखो यार, याद करने का तरीका बता देता हूँ जिनको याद नहीं रहता हो। स्लेप्ट, SLEPT, सोशल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट और टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। ये हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के एलिमेंट्स। इन्हीं को डायमेंशंस भी बोलते हैं, इन्हीं को एलिमेंट्स भी बोलते हैं, इन्हीं को फैक्टर्स भी बोलते हैं जो बिजनेस इन्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं। तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट मतलब इकोनॉमी से जुड़ा हुआ हर वो चीज़ जो देश की इकोनॉमी को इफेक्ट करती है वो इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट का पार्ट है। हर वो चीज़ जो देश की इकोनॉमी को इफेक्ट करती है वो इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट का पार्ट है। नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, एम्प्लॉयमेंट रेट, इंडस्ट्रियल मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, ये सब चीज़ें किस में आती हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन ट्रेड, जितना भी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, डेफिशिएंट फाइनेंसिंग, इकोनॉमिक्स में जितना भी आपने पढ़ा ना, वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं इकोनॉमी में इफेक्ट करती हैं, वो सब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट है और उसका बिजनेस पर असर पड़ता है, आप लोग अच्छे से समझते हो। सोशल इन्वायरमेंट क्या है, समाज के रूल्स, रेगुलेशन, कस्टम्स, फेस्टिवल्स, लोगों का रहन सहन, पहनावा, खाना, टेस्ट, लैंग्वेज, ये सब सामाजिक चीज़ें हैं। इनकी वजह से अगर बिजनेस एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज आता है तो उसको हम लोग सोशल एनवायरनमेंट का नाम देते हैं। लोगों का एजुकेशन लेवल, लोगों का डेमोग्राफिक प्रोफाइल, ये सब सामाजिक है, सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट है। फिर आता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सरकारें आती हैं, सरकारें बदलती रहती हैं, सरकारों से जुड़ा हुआ मतलब पार्टीज से जुड़ा हुआ। पॉलिटिकल पार्टीज़ की फिलॉसफीज क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज़ कौन कौन सी हैं, पॉलिटिकल सिस्टम आपके देश में कौन सा है, ये भी बिजनेस पर बहुत इफेक्ट करता है। जैसे मोदी जी की पॉलिसीज बिजनेस के फेवर में रही हैं, बल्कि उससे पहले जो गवर्नमेंट्स रही उनकी बिजनेस के फेवर में पॉलिसीज थोड़ी कम रहती थी, उनकी रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज ज़्यादा रहती थी। 1991
1991 से पहले पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा था कि हम लोगों ने पूरी तरह से रोक लगा रखी थी। 1991 की पार्टी की बात आने के बाद हमने पॉलिटिकल सिस्टम्स थोड़ा लिबरलाइज कर दिया। तो ये क्या है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, कौन कौन सी पार्टी रूलिंग पार्टी है, कौन सी पार्टी क्या काम कर रही है, और उनकी सोच क्या है, वो सोच क्या रखते हैं समाज के प्रति, ये सब पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का पार्ट है। फिर आता है हमारा लीगल इन्वायरमेंट। भैया हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन, एक्ट, जितने भी रूल्स बनाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा बनाए गए जितने भी रूल्स हैं, जितने भी डिसीजंस हैं, जितने भी प्रोविजंस बनाए जाते हैं कंपनीज एक्ट के, पार्टनरशिप एक्ट के, ये सब लीगल इन्वायरमेंट में। गवर्नमेंट का कोई भी निर्देश आता है, किसी भी एक्ट का, कोई भी कानून का कोई निर्देश आता है, वो आपको पालन करना पड़ेगा। डैट इज़ लीगल इन्वायरमेंट। फिर आता है आपका टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। मार्केट में टेक्नोलॉजी आपकी लगातार चेंज होती रहती है, और टेक्नोलॉजी जो भी आप लोग समझते हैं, ऑनलाइन बुकिंग, ऑनलाइन सेलिंग, ग्रोसरी शॉप, मशीनें, ये सब ऑनलाइन टेक्नोलॉजी, डिवाइसेस, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, ये सब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो इन सब के बारे में भी आपको अवेयरनेस रखनी पड़ती है। ये हमारा टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट का पार्ट है। तो अब बाकी की जो इस चैप्टर में बची हुई चीज़ें हैं, एलपीजी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़, ये हमारे सिलेबस से कट चुका है। इकोनॉमिक्स में आपको फिर भी पढ़ना है, ये टॉपिक हमारे सिलेबस से कट चुके हैं, तो इसलिए मैं इनको अब आज कवर नहीं कर रहा हूँ। जल्दी जल्दी में हम लोग, जल्दी मतलब हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, और रिवीजन में हम वही चीज़ें रिवाइज कर रहे हैं जो हमारे एग्ज़ाम में आने वाली है। तो बहुत छोटा सा चैप्टर था हमारा ये वाला। इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 4 आता है, जिसका नाम है प्लानिंग। इसके बाद आता है हमारा एक और चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है प्लानिंग। देखो भैया, प्लानिंग भी बिल्कुल छोटू सा चैप्टर है। 2 ही 3 टॉपिक बचे हैं इस चैप्टर के अंदर जो पढ़ने के लिए रह गए हैं, और बाकी तो सब कुछ डिलीट हो चुका है इस चैप्टर के अंदर। चैप्टर नंबर 4, अब ये मैनेजमेंट की प्रोसेस भी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है हमारी। मैनेजमेंट की प्रोसेस भी यहीं से शुरुआत हो जाती है, प्लानिंग से। पहले 2 चैप्टर देख लिए, पहले ही चैप्टर में हमने पढ़ा था, जब फर्स्ट चैप्टर में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो भाई लोगों, बात आती है प्लानिंग पर। प्लानिंग का मतलब क्या है? प्लानिंग का मतलब है थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, एंड व्हाई हुम इट शुड बी डन। अरे क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब बड़ी जल्दी बोल दिया। मतलब गोल क्या है, गोल कितने टाइम में अचीव करोगे, किन लोगों को लगाओगे गोल अचीव करने के लिए, और कैसे अपने गोल को अचीव करोगे। गोल क्या है, कैसे अचीव करोगे, कितने टाइम में अचीव करोगे, किन लोगों को लगाओगे अपने गोल को अचीव करने के लिए, टारगेट को अचीव करने के लिए। डैट इज कॉल्ड प्लानिंग। आज कहाँ पर खड़े हो, कहाँ पर पहुँचना चाहते हो, इसके बीच का जो गैप फिल करेगा वो प्लानिंग फिल करेगा। कहाँ से लेके कहाँ तक पहुँचना चाहते हो, डैट इज फिल्ड बाय द प्लानिंग। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है प्लानिंग के, देख लीजिए। प्लानिंग हमें हमारे ऑब्जेक्टिव्स की तरफ ले जाता है, क्योंकि हम हमेशा प्लानिंग में ही अपने गोल्स को डिसाइड करते हैं। गोल्स हमें यहीं पे डिफाइन होते हैं, तो प्लानिंग हमें गोल्स को डिफाइन करने में, डिटरमाइन करने में मदद करती है कि हमारे गोल्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। प्लानिंग प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का, क्योंकि हर सबसे पहले गोल ही डिसाइड करने पड़ते हैं, तो सबसे पहला काम ही हमें प्लानिंग करना पड़ता है। तो सबसे पहला काम हमारा प्लानिंग होता है। प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, परवेजिव है, हर जगह फॉलो किया जाता है, फॉलो किया जाता है। कभी कभी स्लिप हो जाती है जबान, फॉलो हर जगह फॉलो किया जाता है, हर जगह एप्लीकेबल होता है, मतलब परवेजिव फंक्शन है, परवेजिव है। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, चाहे टॉप लेवल पे काम कर रहा हो, चाहे मिडिल लेवल पे काम कर रहा हो, चाहे सुपरवाइजरी लेवल पे काम कर रहा हो, हर एक लेवल पर हमें प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। यूनिवर्सल फंक्शन है। फिर प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है। हाँ, हमेशा हम प्लानिंग में फ्यूचर को फोरकास्ट करते हैं, फ्यूचर को एज्यूम करते हैं, फ्यूचर में कौन से टारगेट अचीव करने वाले हैं उनके ऊपर बात करते हैं, लेकिन बाय यूजिंग पास्ट एक्सपीरियंस, बाय यूजिंग पास्ट एक्सपीरियंस। अपने पास्ट के एक्सपीरियंस को यूज़ करके हम फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं। डैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्लानिंग। अच्छा, उसके बाद आता है हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है। प्लानिंग क्या है हमारा, कंटिन्यूअस फंक्शन है। ऐसा नहीं है भाई साहब, ऐसा नहीं है कि आज किया कल सो जाओगे। अच्छा, एक गोल अचीव कर लिया कि तो दूसरे गोलों के लिए प्लानिंग नहीं करोगे, हमेशा नए नए गोल सेट करोगे, हर बार नए गोल्स के लिए प्लानिंग करोगे, हर बार नए गोल्स को सेट करने के बाद उनको डिसाइड करोगे कैसे अचीव किया जाएगा। तो प्लानिंग हमारी कंटिन्यूस चलती रहती है, कभी खत्म नहीं होती है। प्लानिंग इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग के बाद फिर से हम लोग किस पे आ जाते हैं, प्लानिंग पे आ जाते हैं। इसलिए प्लानिंग को क्या बोला गया, कंट्रोलिंग फंक्शन बोला गया। प्लानिंग में हमें बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, रूल्स, पॉलिसीज, स्ट्रेटजीज क्या होंगे, प्रोसीजर्स क्या होंगे, प्रोग्राम्स क्या होंगे, ये सब चीज़ें डिसाइड करनी पड़ती हैं, टारगेट्स डिसाइड करने पड़ते हैं, तो डिसीजंस लेने पड़ते हैं प्लानिंग के अंदर। इसलिए प्लानिंग को क्या बोला गया, बहुत सारे अल्टरनेटिव में से चूज़ करना पड़ता है हमें चीज़ों को, तो इसलिए इसमें डिसीजंस लेना इन्वॉल्व होता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। और प्लानिंग मेंटल एक्सरसाइज भी है। क्यों? ऐसा नहीं है कि अपने आप सब कुछ हो जाता है, बहुत सारे डेटा एनालाइज करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ों को एज्यूम करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को प्रिडिक्ट करना पड़ता है, फिर उसके बेस पर डिसीजन लेने पड़ते हैं। इसलिए प्लानिंग को क्या बोलते हैं, मेंटल एक्सरसाइज बोलते हैं। अब प्लानिंग की कुछ इंपॉर्टेंस है।
प्लानिंग की इंपॉर्टेंस है। प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? प्लानिंग हमें एक डायरेक्शन प्रोवाइड करवाता है। प्लानिंग एक डायरेक्शन प्रोवाइड करवाता है, हमें एक रास्ता दिखाता है हमें किस रास्ते पे चलना है। लेकिन वो रास्ता हमें कैसे पता चलता है? जब हम अपने गोल्स को सेट करते हैं। तो गोल सेट करके प्लानिंग हमें मदद करता है हमें एक रास्ता दिखाने के लिए। तो प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, प्लानिंग से हमें डायरेक्शन मिल जाती है। प्लानिंग हमारा रिस्क कम कर देता है, क्योंकि हम हमेशा ही रिस्क को क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं, मेज़र करते हैं। हम हमेशा ही रिस्क, हमेशा ही हम अपना रिस्क मेज़र कर लेते हैं कि कितना रिस्क हम झेल सकते हैं। तुम्हारी औकात अगर 1 लाख कमाने की है तो तुम 5 लाख तक का रिस्क ले सकते हो, क्योंकि आराम से तुम 2-3 महीने में वो पूरा कवर कर 1 साल तक कवर कर दोगे वो रिस्क पूरा। तो आपकी औकात, अब मैं कमाने तुम्हारे की औकात 1 लाख की और तुम रिस्क ले रहे हो 10 करोड़ का, तो वो शायद आप अनरियलिस्टिक काम करो। तो हमेशा रिस्क जो लिया जाता है वो फ्यूचर की कंडीशंस को एज्यूम करते हुए और कैलकुलेट करते हुए लिया जाता है। तो प्लानिंग से हमारा रिस्क कम हो जाता है थोड़ा, क्योंकि हम फ्यूचर के अनसर्टेनिटीज़ को पहले से ही मेज़र करने की कोशिश कर लेते हैं, रिस्क कम हो जाता है थोड़ा सा। अब इसमें सबको पता होता है, सबको पता होता है किसको क्या काम करना है, तो सबके एक्शंस बिल्कुल क्लियर होते हैं, सबके थॉट्स बिल्कुल क्लियर होते हैं, सबको काम क्या करना है सबको क्लियर होता है। तो हमारे ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं, जब पहले से सब कुछ डिसाइड किया हुआ। अच्छा, इससे इनोवेटिव आइडियाज़ निकल कर आते हैं। प्लानिंग कहता है लोगों को कि थिंक डिफरेंटली। इनोवेशन, इम्प्रूवमेंट, डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, ये सब चीज़ें प्लानिंग से ही तो आती हैं। अब सब प्लानिंग करते समय सब लोग आते हैं, सब लोग बैठते हैं, बड़े बड़े लोग, वो फ्यूचर की कंडीशंस को एज्यूम करते हैं। तो फ्यूचर की कंडीशन को जब एज्यूम करते हैं, नए नए आइडियाज़ निकल कर आते हैं। इससे क्या होता है? इनोवेटिव आइडियाज़ क्रिएट होते हैं। फिर डिसीजन लेने में तो मदद करते ही, पहले ही बता दिया, जब सब चीज़ें प्लानिंग में डिसाइड कर ही रहे हैं तो हम फ्यूचर की कंडीशन को एज्यूम कर रहे हैं, नए नए अल्टरनेटिव्स निकाल रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं, तो डिसीजन लेने में भी हमें मदद हो जाती है। प्लानिंग से हमें पता मिल जाती है कि हमें किस टाइम पर कौन सा काम करना है। और प्लानिंग एक कंट्रोल करने के लिए स्टैंडर्ड बना देता है। देखो भाई, कल के दिन कंट्रोलिंग करने बैठोगे तो पता होना चाहिए ना गोल क्या था। अब तुमने सोचा था हमें बहुत पढ़ाई करनी, इस बार बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, 50% आया, तुम खुश हो गए। क्यों? क्योंकि कोई गोल ही नहीं था। गोल होता 80% और आए 50 तो बुरा लगता। जब सोचा ही नहीं था कुछ कितने आएंगे, जितने आगे उतने से खुश है, तो आपने कोई प्लानिंग नहीं की थी, इसलिए कंट्रोलिंग भी नहीं हो सकती। लेकिन आपने सोचा था 90% चाहिए लेकिन आए 75 है, क्या कमियां रहीं, क्यों रहीं, तो वो पता कैसे करोगे, कंट्रोल कैसे करोगे, जब तक स्टैंडर्ड ही कुछ नहीं होगा। और स्टैंडर्ड कहाँ पे सेट होता है? प्लानिंग के अंदर सेट होता है। लेकिन प्लानिंग की कुछ कमियां भी हैं, आप लोग भली बात ही जानते हैं प्लानिंग की कमियां बहुत सारी हैं, और ये एग्जाम में कई बार आती है। इंटरनल भी हैं, कुछ एक्सटर्नल भी हैं, लेकिन ज़्यादातर इंटरनल पूछी जाती हैं। प्लानिंग रिजिड होती है, एक बार प्लान बनाने के बाद आप प्लान चेंज नहीं कर सकते। वंस द प्लान इट मेड इट कैन नॉट बी चेंज, क्योंकि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ते हैं बिजनेस पे, और आप चेंज नहीं कर सकते तो ये डायनामिक इन्वायरमेंट में काम नहीं करेगा। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो हर दिन चेंज होती हैं, जिनका इन्वायरमेंट हर वक्त चेंज होता है, हर घंटे उनमें चेंजेस आते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी, फैशन, ये बार बार चेंज आता है, तो ऐसे इन्वायरमेंट में प्लानिंग काम नहीं करती है। फिर आता है प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। अब प्लानिंग से क्रिएटिविटी भी खत्म हो जाती है कभी कभी, क्योंकि एक बार प्लान बन गया है, इंप्लीमेंट हो चुका है, अब वर्कर्स कितने भी अच्छे आइडिया दे दें, मैनेजर उसको सुनेगा ही नहीं, वो चेंज करने की कोशिश ही नहीं करेगा, क्योंकि वंस द प्लान इज डन इट कैन नॉट बी चेंज, रिजिड है, क्योंकि तो क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। लोगों की क्रिएटिविटी पूरी खत्म, एक बंद तोते की तरह बैठे रहो जहाँ पर। फिर आता है प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग में बहुत सारा खर्चा आता है। प्लानिंग क्योंकि प्रोफेशनल्स के द्वारा की जाती है, प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स इसको करते हैं, इसलिए उसको डेटा चाहिए पड़ता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी पड़ती है, बहुत सारा डेटा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत कुछ करना पड़ता है, इसलिए प्लानिंग में बहुत सारा खर्चा हो जाता है। ये सब काम करने में हमारा खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट बिकॉज डन बाय द प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स के द्वारा की जाती है। प्लानिंग इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी। प्लानिंग में टाइम भी बहुत लगता है। अब ये सब डेटा इकट्ठा करना, उनको एनालाइज करना, इनमें बहुत टाइम लगता है, और पता लगे जब तक अगर आप प्लानिंग ही करते रहो तब तक अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल गई। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, हाँ, टाइम को खाने वाली प्रोसेस है। और ऐसा भी नहीं है कि इतने सारे कुछ करने के बाद सक्सेस मिले ही मिले, कोई श्योरिटी नहीं है कि इतना कुछ करोगे तो सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। डज नॉट गिव गारंटी सक्सेस। प्लानिंग की कोई गारंटी सक्सेस नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज़ की गारंटी जरूर है, बिना प्लानिंग के काम करोगे तो फेल जरूर होगे, ये लिमिटेशन है प्लान नहीं करोगे तो। लेकिन इसलिए सब लोग चांस लेते हैं। कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे आग लग गई, भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, बाढ़ आ गई, नेचुरल फैक्टर्स भी होते हैं। कॉम्पिटिटर होते हैं, नए नए कॉम्पिटिटर आ गए आपके बिजनेस में, अब सब लोग लड़े मड़े जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी बिजनेस में काम नहीं कर सकते। फैशन में चेंज आ गया, टेस्ट में चेंज आ जाए, फैशन में चेंज आ जाए, लोगों के टेस्ट में चेंज आ जाए, बिहेवियर में चेंज आ जाए, तो वहाँ पर प्लानिंग काम नहीं करेगा।
टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए तो वहाँ पर भी प्लानिंग फेल हो जाएगी। ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी पे आपका क्या जोर, पता नहीं कौन सी नई चीज़ आ जाए। गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी चेंज कर ली, गवर्नमेंट ने अपने रूल्स चेंज कर दिए, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को चेंज कर दिया, तो वहाँ पर भी प्लानिंग काम नहीं करती है। अब मेन टॉपिक जो इस चैप्टर में है वो सबसे ज़्यादा है प्लानिंग प्रोसेस। आपको पता हो चाहिए प्लानिंग की प्रोसेस क्या, 7 स्टेजेस हैं। सिंपल में देखते हैं प्लानिंग करते समय में क्या क्या करना पड़ता है। प्लानिंग करते समय में क्या करना पड़ता है, तो प्लानिंग प्रोसेस में सबसे पहली बात आती है प्लानिंग सेटअप एंड ऑब्जेक्टिव, सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हमें अपना गोल डिसाइड करना पड़ता है। गोल कैसा होता है, स्मार्ट होता है। गोल कैसा होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, किसी चीज़ से जुड़ा हुआ, मेजरेबल होना चाहिए कि आप उसको मेज़र कर सको, अचीवेबल होना चाहिए कि उसको अचीव भी किया जा सके, जिसको अटेनेबल भी बोलते कुछ लोग, अटेनेबल। रेलिवेंट होना चाहिए, काम से जुड़ा हुआ होना चाहिए, फालतू की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और टाइम बाउंड होना चाहिए, टाइम बेस्ड होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए। मतलब देखो स्पेसिफिक, क्लियर करो गोल क्या अचीव करना चाहते हो, करना क्या चाहते हो। वो तुम लोग बोलते हो ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो, बिजनेसमैन बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, सीए बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, स्पेसिफाइड करो। मेजरेबल, बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, क्लियर हो गया, स्पेसिफाइड है। मेजरेबल, कितना कमाना चाहते हो, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, कितना मेजर करो। अचीवेबल होना चाहिए, बैठे हो 2 रुपये पर 50 करोड़ कमाने की बात कर रहे हो, अचीवेबल है नहीं, लिमिट में होना चाहिए जो आप अचीव कर सको। ऐसा नहीं है, थोड़ी लिमिट पुश करने की बात होती है, लेकिन इतनी जितनी हो सके। ऐसा नहीं है कि अभी कमा 1,000 रुपया रहे हो और कह रहे हो 1 हफ्ते के अंदर मैं 10 करोड़ रुपया महीना कमाने लगूंगा, वो पॉसिबल नहीं है। मतलब कुछ रियलिस्टिक टाइप का होना चाहिए। रेलिवेंट होना चाहिए, रेलिवेंट मतलब बिजनेस से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अब बिजनेस में आपने गोल रेट लिया कि हमें इस बार मार्केट में जाकर 10 लोगों को थप्पड़ मारना है, टारगेट है 10 है, मेजरेबल है, अटेनेबल है, लेकिन क्या वो रेलिवेंट है, क्या वो काम से जुड़ा हुआ है, नहीं। टाइम वेस्ट, कितने दिन में वो काम करना है, कितने दिन में वो काम करना है, 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में, 1 साल में, 10 साल में। तो आपका ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए, स्मार्ट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। आपको क्लियर होना चाहिए आपको करना क्या है, उसको मेजर कर सको, अचीव कर सको, काम से आपसे जुड़ा हुआ होना चाहिए, कुछ मतलब हो उसका, और टाइम कितना लगेगा। जैसे सेल इंक्रीज करनी है फर्म को, सेल इंक्रीज करनी है 10% से विद इन 2 मंथ्स, सेल करनी है इंक्रीज, स्पेसिफाइड हो गया। 10% मेजरेबल हो गया, अचीवेबल भी है, बिजनेस से जुड़ा हुई है, और 2 महीने के अंदर करना है, टाइम बाउंड। तो गोल ऐसा होना चाहिए, अपना गोल सेट करना, टारगेट सेट करना। तो सबसे पहले प्लानिंग करते समय हमें अपना गोल ही सेट करना पड़ता है। गोल सेट करने के बाद हमें अपने प्रेमिसेस डेवलप करने पड़ते हैं। उस गोल को अचीव करने के दौरान फ्यूचर में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उनको एज्यूम करना पड़ता है। उन प्रॉब्लम्स को कैसे निपटाएंगे इस बात को भी एज्यूम करना पड़ता है। एजम्पशंस लेनी पड़ती हैं फ्यूचर के रिगार्डिंग, चेक करना पड़ता है कि कैसे हम उन प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकें। तो प्रेमिसेस डेवलप करने पड़ते हैं, फोरकास्टिंग करनी पड़ती है एग्जिस्टिंग प्लान को ध्यान में रखते हुए। सारी चीज़ें फ्यूचर में काम करते समय कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती हैं, इन बातों को सीधे सीधे एज्यूम किया जाता है। फिर क्या आ जाता है, फिर उस गोल को अचीव करने के जितने भी रास्ते हैं ना, रास्ते जितने भी हैं, उस गोल को अचीव करने के जितने भी मेथड्स हैं, जितने भी मेथड्स हैं उन सब की क्या बनाई जाती है, लिस्ट बनाई जाती है। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 3, मेथड नंबर 4, मेथड नंबर 5। कितने तरीक़ों से वो गोल अचीव हो सकता है, हर तरीके लिख दो, जितने तरीक़ों से भी वो गोल अचीव हो सकता है उसकी लिस्टिंग करो। अब लिस्टिंग करने के बाद, लिस्टिंग करने के बाद इवैल्यूएशन करो। सबसे पहले मेथड नंबर 1, फर्स्ट मेथड, इसके पॉजिटिव पॉइंट्स लिखो, इसके नेगेटिव पॉइंट्स लिखो। इस मेथड को यूज़ करेंगे तो अच्छी अच्छी बातें क्या होंगी और बुरी बुरी बातें क्या होंगी, क्या क्या अच्छी बातें होंगी, क्या क्या बुरी बातें होंगी। दूसरा मेथड लो, इसके भी पॉजिटिव पॉइंट लिखो, इसके भी नेगेटिव पॉइंट लिखो। ऐसे जितने भी मेथड्स हैं, 3, 4, 5 जितने भी मेथड्स थे, उन सबको इवैल्यूएट करो, उन सबको एनालाइज करो, उनको करने से फ़ायदा क्या मिलेगा, नुकसान क्या होगा, फ़ायदा क्या मिलेगा, नुकसान क्या होगा। इवैल्यूएशन कहलाता है। हाँ, इवैल्यूएट करना। फिर इवैल्यूएट करने के बाद बेस्ट अल्टरनेटिव को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, जो सबसे ज़्यादा फिजिबल है, जो सबसे ज़्यादा फिजिबल मतलब प्रैक्टिकेबल है, जिसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल मेथड है, और जिसमें सबसे कम बुराइयां हैं, जिसमें सबसे कम लीस्ट कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जिसमें नुकसान होने के चांसेस सबसे कम है, उस मेथड को आपको क्या करना पड़ता है, सेलेक्ट करना पड़ता है, सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। फिर क्या करो, फिर फाइनली प्लान को इम्प्लीमेंट कर दो। फिर प्लान को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, सभी इंप्लॉयज़ को बुलाओ
और उन सबके साथ वो प्लान शेयर कर दो। सबको प्लान के बारे में बता दो, सबको बता दो ये प्लान कैसे अचीव करना, प्लान क्या है, प्लान को अचीव कैसे करना है, कितने दिनों में अचीव करना है, कुछ का क्या काम रहेगा, मतलब सबके साथ वो चीज़ें शेयर कर दो। तो जैसे आपने सबके साथ वो बातें शेयर कर दी तो आपने क्या कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया प्लान को। अब प्लान पे काम करना वो शुरू करेंगे एम्प्लॉयज़ लोग, आपको फॉलो अप लेना है। आपका काम वहाँ पे ख़त्म नहीं होता, आपको फॉलो अप लेना है। आप मॉनिटर करोगे, चेक करोगे क्या वो चेंजेस, क्या उसमें कोई चेंजेस की ज़रूरत है, क्या वो प्लान सही तरह से काम कर रहा है, उसमें कोई मॉनिटरिंग की ज़रूरत तो कोई नहीं है, कोई अल्ट्रेशन की ज़रूरत तो नहीं है, ये सब चीज़ों की ज़रूरत है, ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। और फाइनली आपकी फिर क्या हो जाती है, प्लानिंग प्रोसेस ख़त्म हो जाती है। पहले आपने गोल सेट किया, आपने फ्यूचर के रिगार्डिंग एजम्पशन ली, सारे मेथड की लिस्टिंग की, सभी मेथड्स को इवेलुएट किया, बेस्ट मेथड को सिलेक्शन किया सब बेस्ट मेथड का, प्लान को इम्प्लीमेंट कर दिया और फिर चेक करते रहे। यही आपकी क्या है, प्लानिंग प्रोसेस है। और ये चैप्टर भी हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। इसमें और भी टॉपिक्स थे जो सिलेबस में आते थे, लेकिन इस बार नहीं आने हैं। प्लान क्या होता था, प्लान सिंगल यूज़ प्लान क्या है, स्टैंडिंग प्लान क्या है, टाइप्स ऑफ प्लान क्या है, ये सब चीज़ें पहले एग्जाम में आया करती थी। स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स, मैथड्स, रूल्स, प्रोग्राम्स, बजट, ये सब चीज़ें पहले एग्ज़ाम में आया करती थी, लेकिन अब ये चीज़ें कट चुकी हैं एग्ज़ाम में आने से, इसलिए अब हमारे एग्ज़ाम में ये नहीं आएंगे तो हम नहीं पढ़ेंगे। तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, अगर आपको अभी भी लगता है कि आपको चीज़ें क्लियर नहीं है, कोई टॉपिक मैंने ऐसे पढ़ाए जो आपको समझ में ना आए हों, कोई टॉपिक मैंने ऐसे पढ़ाए जो आपको समझ में ना आए हों, तो मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरी डिटेल वीडियोज़ हैं इस चैप्टर की पूरी चैप्टर नंबर 1 से लेकर 12 तक के सारे चैप्टर्स को मैंने पढ़ाया है। 10 तक तो पढ़ाई दिया, 11 12 चल रहा है, तो सबको डिटेल में पढ़ लो। जो चीज़ें नहीं बनी, मान लो आपको प्लानिंग प्रोसेस मैंने समझाई लेकिन आपको कुछ याद नहीं था उसका, तो आप जाओ वीडियो देखो पूरी डिटेल में। मैंने आपको बिजनेस इन्वायरमेंट के एलिमेंट्स बताए, शॉर्ट में बताया, जल्दी जल्दी बताया। आपको नहीं याद आए फिर से जाके वीडियो देख लो। जो टॉपिक आपको याद ना आया हो, जो आपको समझ में ना आया हो, आप जाके डिटेल में वीडियो देख लो। लेकिन ये सुपर रिवीजन बैच, अगर आपने सब कुछ पढ़ रखा है लेकिन बस आप एक बार गो थ्रू करना चाहते हो, सारी बातें वो दिमाग में बनी रहे, ये सब, तब ये वीडियो आपको पता कब आएंगे काम, एग्जाम के टाइम पर। जब एग्जाम हो गए, अगले दिन 2 दिन बाद एग्जाम है और आपको पूरी बुक रिवाइज करनी है, अब नहीं समझ में आ रहा कौन सा टॉपिक पढ़ा सब रखा है लेकिन सब बुक पलटानी है बार बार, तो वीडियो देख लो, बार बार वीडियो देख लो, 10 बार वीडियो देख लो कि पूरी चीज़ें याद आती जाएंगी। हाँ सर ने ये बता दी, इसमें ये चीज़ थी, इसमें ये हिंट मिलता जाए हर चीज़ के बारे में, बस क्या क्या थे टॉपिक के नाम याद आते जाए, उसके हेडिंग्स याद आती रहे, उसके लिए है ये। ठीक है बेटा, तो अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5, 4 तक निपटा चुके हैं। अब चैप्टर नंबर 5 के लिए फिर से मैं 5 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, 5 मिनट बाद हम लोग चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। ओके।